Sir has arrived. Make him presenter. तुमच्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या स्विच ऑफ आहे. कृपया हॅलो. हॅलो. हा सर, मी माधवप्रिया नावाने आहे बघा, डॉक्टर संतोष देशमुख. हे तुमचं केलं प्रेझेंट तुम्हाला केलं ना? चालू करू का? हो फक्त स्क्रीन दिसत नाही तुमचा. स्क्रीन शेअर करा एक मिनिट. हा आणि कॉल करा. सर, दिसते का आता? दिसत नाहीये. नंबर चिन्मय सर, ऐकायला येतंय? Sir, your screen is not visible. Your voice is audible. हॅलो. Hello. Please share your screen. Screen is not visible. चिन्मय सर, ऐकायला येते का? हो, ऐकायला येतंय. स्क्रीन दिसत नाहीये. तर आपला आवाज त्यांना जात नाहीये, त्यांचा आवाज येतोय आपल्याला. हॅलो. हॅलो. एकच हा, चिन्मय सर, ऐकायला येते का सगळं? आवाज येतोय सर, तुमचा. येतोय आवाज. हॅलो. आवाज येतोय फक्त स्क्रीन दिसत नाहीये. एक तुम्ही जरा हे चालू ठेवता का? जरा फक्त एक मोबाईल ऑन ठेवा ना, फक्त जरा 2 मिनिटं फक्त. ओके. This conference will now be recorded. हो सर, दिसतंय. नमस्कार. Good evening to all. Today is the 6th lecture in this autoimmune disease series. For today's session, we have an eminent clinician, Vaidya Santosh Raosaheb Deshmukh. He has done his BA-MS from Tiळक Ayurved Mahavidyalaya, Pune, MD in Dravyagun from Sayan Ayurved Mahavidyalaya, DYA from Tiळक Maharashtra Vidyapit, Pune, and MS Sanskrit from Tiळak Maharashtra Vidyapit, Pune. He
He has a vast clinical experience in various areas. He practices at Ghatkopar, Girgaon, Kandivali, also in Kolhapur and Bangalore. He has total clinical experience of 14 years. With this brief introduction, I request sir to start his session. Thank you. Sir, please start. हॅलो सर. हॅलो. चिन्मय सर. हो सर. हा सर, काय होतं, मी काय जॉईन झालोय सर. काय काय होतं
होतंय मला ते समजत नाही. म्हणजे मी जॉईन झालोय पण मला ते प्रेझेंटर बनवा म्हणून सांगतंय. ओके सर ते आता परत बनवलं प्रेझेंटर, परत बनवलं सर. तर आता मी स्टार्ट करतो. तुम्ही आता काही इंट्रोडक्शन वगैरे देत बसू नका. मी लगेच स्टार्ट करतो सर. आता स्क्रीन लोड होतोय. सर दिसला आता? आता दिसतंय. हा सर आपण चालू करूया आता. इंट्रोडक्शन वगैरे काय नको, आता चालू करूया आपण. हो चालेल. नमस्कार, मी वैद्य संतोष रावसाहेब देशमुख. सॉरी फॉर द डिले, बहुत टाइम गया इसमें और एक्चुअली क्या हो गया, थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया था एंड सॉरी फॉर सबका मैं क्षमस्व हूँ. अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, मेरा जो विषय है आज का वनस्पति द्रव्य व कल्प व ऑटोइम्यून डिजीज. सबसे पहले तो हम लोग भगवान धन्वंतरी एकच मिनिट सर, स्क्रीन पुन्हा गेलाय. सर मला दिसतंय समोर आहे सर. सर is screen visible to all or not visible? नाही दिसत आहे सर. नॉट विजिबल. ओके दिसतंय सर आता? नाही, मगाशी दिसत होतं सुरू केलं तेव्हा. आता दिसतंय? आता दिसतंय सर, दिसतंय हा सर चालू करूया आपण आता. सबसे पहले तो भगवान धन्वंतरी और सदगुरु का स्मरण करके हम लोग लेक्चर चालू करेंगे. शंकम चक्रम जलोकाम ददत अमृतघटम चारुदोभि चतुर्भि सुष्म स्वच्छातिदांशं शुक परिविलसनम मौलिंबम भोज नेत्रम कालांबोधज्वलांकम कटितट विलसत चारु पीतांबराढ्यम वंदे धन्वंतरिं तं निखिलगतों प्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आज का हमारा जो टॉपिक है ऑटोइम्यून डिजीज और उसके बारे में जो द्रव्यकल्प है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं. सबसे पहले तो ऑटोइम्यून डिजीज जो है उसके बारे में हम लोग अगर देखेंगे कि उसका आयुर्वेद में जो वर्णन है वो आपको आयुर्वेद में वर्णन नहीं मिलेगा. तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो ऑटोइम्यून डिजीज है उसको हम लोग कैसे उसका विचार करना चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहले जो चरक महर्षि है उन्होंने दोष विचार कैसे करना चाहिए कोई भी डिजीज के बारे में. मीन्स कोई भी डिजीज या पेशेंट हमारे रुग्ण हमारे पास कोई भी लक्षण लेके आता है तो उस वक्त हमको उसके बारे में दोष विचार कैसे करना चाहिए. तो उसके बारे में जो उन्होंने जो 13 प्रकार के सन्निपात के भेद बताए हैं और उसके बाद भी उन्होंने जो पूरा 63 टाइप के जो भेद बताए उसमें कोई भी वात पित्त और कफ वो दोष जो है उसमें वृद्धि क्षय और सम उसके अनुसार उन्होंने दोष विचार करने को बोला है. तो हम लोग भी वैसे ही कर सकते हैं. जो ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज में हम लोगों को कैसे सोचना है, कैसे किस बारे में सोचना है. तो उसके बारे में मैं वात वृद्ध है, पित्त क्षीण है, कफ सम है या फिर पित्त वृद्ध है, कफ क्षीण है, वात वृद्ध वात सम है, ये अनुसार ही हम लोग उसके बारे में जो है ना वो सोचेंगे. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये अनुक्त व्याधि जो है, अनुक्त व्याधि की चिकित्सा करते वक्त हम लोग देख सकते हैं कि उक्तानुक्त चिकित्सा जब सम्यक रोग तथैव च एवं विधानी रूपानी करोति कुपितो अनिला हिस्तुस्थान विशेष भवेद रोगुषित. मीन्स क्या है कि जो हम लोग देखेंगे कि
वृद्धि क्षय और समहित के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे भी दोष संचय है वहां पे हम लोगों को उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। जैसे कि सव कुपिता दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतर गतिश्चापि विकारान कुरुते भून, अलग अलग स्थान में जरूर जो दोष जाते हैं वो जाकर अलग अलग व्याधि तैयार करते हैं। वो जो व्याधि है वो व्याधि हम लोगों को कैसे वो व्याधि जो है वो उनका संख्या जो है अपरिमेय होती है। तो उसको जानने के लिए हमको जो उन्होंने चरक महर्षि ने जो बताया, जो पॉइंट्स बताए, उसमें प्रकृति, व्याधि की प्रकृति, विकार, अधिष्ठान, लक्षण, आयतन, विकल्प और विशेष, ये रूप से अपरिसंख्य हो जाते हैं। इनको जानने के लिए चरक महर्षि ने स्रोतोदृष्टि कैसे होती है इसका वर्णन किया है। तो स्रोतोदृष्टि के लक्षण उन्होंने बताते हुए अतिप्रवृत्ति संगोवा सिरानाम ग्रंथोऽपि वा विमार्गगमनं चापि स्रोतसां सा प्रदूषका। हमें अगर दोष और दुष्य समूर्छना ऊपर 4 में से किसी की वजह से हो रही है, अगर पता चले तो उसकी चिकित्सा भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो रोग शीत, और उसके बाद में चरक महर्षि कहते हैं कि जो रोग शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष इत्यादि चिकित्सा भी शांत नहीं होते, वे रोग रक्त प्रदोषित होते हैं। शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षादेहि उपक्रांतस्य ये गदा सम्यक साधन सिद्धंति रक्तजान स्थान निबाधित। जैसे बोला है कि अगर ये जो है रक्त प्रदोषित व्याधि जो है उसके बारे में हमको इसमें सोचना चाहिए। ऑटोइम्यून डिजीज में भी, ऑटोइम्यून डिजीज में जो भी व्याधि आते हैं इनमें से ज्यादातर व्याधि जो है वो मध्यम मार्ग के बोले हुए मध्यम मार्ग के रोगों के बारे में जो सूत्र है वाग्भट सूत्रस्थान 13 अध्याय में, वो शिरोहृदय बस्ती इंद्रिया बस्त्यादि मर्मानी अस्नाप संध्याच तद निबंधा शिरा स्नायु कंडराद्याश्च मध्यमा रोग मार्गा स्थितास्तत्र यक्ष्म पक्ष वदार्दिता मूर्धादि रोगा संध्यास्ति त्रिकशूल ग्रहाद्या। जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वो ब्रेन से रिलेटेड है, नेफ्राइटिस किडनी से रिलेटेड है, रूमेटिक आर्थराइटिस संधि से रिलेटेड है। इसलिए ज्यादातर याप्यता या कष्ट साध्यता की तरफ झुकने वाले जो ऑटोइम्यून डिजीज है वो हमको देखने को मिलते हैं। मध्यम मार्ग जो है उसमें शिरा स्नायु कंडरा जो कि धातु के उपधातु है उनकी चिकित्सा दुष्कर ही होती है, क्योंकि उसके बाद उपधातु के बाद उसका परिणाम जो है वो नहीं होता है। इसी वजह से मध्यम मार्ग के व्याधि जो है वो ट्रीट होने में या फिर चिकित्सा करने में थोड़े से कठिनाई में होते हैं। उसके लिए हम लोग चिकित्सा करते वक्त मीन्स जो ऑटोइम्यून डिजीज है या फिर कोई भी डिजीज है उसकी चिकित्सा करते वक्त विकृत अंगावयवानुसार धातु की विचार करके संबंधित धातु की चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे कि वाग्भट सूत्रस्थान में बोला है कि विशेषण रक्त वृद्धि उत्थान और रक्त वृद्धि उत्थान रक्त श्रुति विरेचन, रक्त वृद्धि रहेगी तो रक्त श्रुति विरेचन करना चाहिए। मांस वृद्धि रोग में शस्त्र शाराग्नि कर्म करना चाहिए। मेद रोग में स्थौल्य और कार्शिक के उपचार जो है करने चाहिए। जातन सिर तिक्ते सम्मुखे ही बस्ती भी तथा वीड़ जो अस्थि मज्जा का दोष है उसमें क्षीर तिक्त बस्ती तिक्त क्षीर बस्ती है वो यूज करनी चाहिए। वीड़ वृद्धि जान अतिसार क्रिया मीस पुरुष व श्रुतस के जो व्याधि है मीस उसमें अगर पुरुष वृद्धि है तो उसमें अतिसार की क्रिया वीट शवत भवन मेष आज मध्य कुलमाश एवं माश द्वयादि भी मीन्स जो कुलमाश वगैरह जो वो खाने को जो विटक्षय व्याधि है पुरुष क्षय है उसमें कुलमाक्ष वगैरह खाने को बोला है। मूत्रवृद्धि और क्षय उत्तम में मेहपुत्र चिकित्सा मीन्स मेहपुत्र की चिकित्सा जो करने को बोली है। स्वेद क्षय और स्वेद वृद्धि में व्यायाम अभ्यंजन स्वेद मध्य ही ऐसी चिकित्सा मीन्स अलग अलग जो दोष है अलग अलग जो धातु है तो उसमें जो भी चिकित्सा करने को बोली है उसका विचार हम लोग धातु की चिकित्सा करते हुए करना चाहिए। जैसे कि मैं एक टेबुलर फॉर्म में अभी आगे रख रहा हूँ कि अनुक्त व्याधि जो है ऑटोइम्यून डिजीज जो है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसमें परीक्षण कैसा करना चाहिए मीन्स रोग का परीक्षण कैसे करना चाहिए और रोगी का परीक्षण कैसे करना चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग आप देख सकते हैं कि आगम प्रत्यक्ष और अनुमान से वो जो टेबुलर फॉर्म में रखा हुआ है तो रोग का परीक्षण करते वक्त उसमें सूत्र निदान पूर्व रूप उपशय अनुपशय संप्राप्ति ये जो अपने पंच रोग परीक्षण जो व्याधि हेतु बोले वो देखना चाहिए। जैसे कि प्रत्यक्ष में इंद्रिय गम्य, अनुपान में प्रश्न और प्रत्यक्ष से देखना चाहिए और पहले का जो इतिहास रहेगा वो और अभी के जो लक्षण है वो दोनों से देखने चाहिए। रोगी परीक्षण में भी आगम में प्रकृति दुष्य तत्व, प्रत्यक्ष में देश वय आहार अवस्था और आहार, अनुमान में बल काला अग्नि सात्विक अवस्था। अभी कैसा है कि ये सब जो रूल है दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृति वय सत्व सात्म्य महाराष्ट्र तत् दशविधा पृथक भावा, ये जो दशविध पृथक भाव बोले हैं वाग्भट महर्षि ने कोई भी डिजीज चेक करने में कोई भी डिजीज पहचानने में
तो उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि जो अनुक्त व्याधि है जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ऑटोइम्यून डिजीज में बहुत सारे व्याधि हमको देखने को मिलता है कि अभी पहले जो लेक्चर हो गए उस सब लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारा प्रकाश डाला हुआ है, जैसे कि एडिसन डिजीज, सीलियाक डिजीज, डर्मेटोमायोस्टासिस, ग्रेवियस डिजीज, हशीमोटोस थायराइडाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मायस्थेनिया ग्रेविस, उसके बाद एसएलई, टाइप 1 डायबिटीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, जीबी सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लाइकेन प्लैनस, सोराटिक आर्थराइटिस या फिर रूमेटिक फीवर, ऐसे बहुत सारे व्याधि जो है उनके ऑटोइम्यून डिजीज में उनकी गिनता की है। तो लेकिन उसमें हम लोग आयुर्वेद में उसका रोग परीक्षण और रोगी परीक्षण जो है अभी जैसे टेबुलर फॉर्म में रखा हुआ है, तो उसके अनुसार ही हम लोग उसके आयुर्वेद में परीक्षा जो है ना वो कर सकते हैं, और उसके अनुसार उसमें कौन सा दोष भी वात वृद्ध है, पित्त क्षीण है, कफ सम है, ऐसा जो पता है चरक महर्षि ने, उसमें उसको टेबुलर फॉर्म में बिठा के उसकी चिकित्सा जो है ना हम लोग कर सकते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज का निदान या फिर उसका जो जानने का तरीका है उसके बारे में हम लोग ने जान लिया। अभी आगे चल के देख सकते हैं कि ये जो ऑटोइम्यून डिजीज तैयार होने की संप्राप्ति है या फिर उसमें जो हेतु बोले, तो हम लोग देख सकते हैं कि चरक चिकित्सा रसायन अध्याय में प्राणकामी जो रसायन द्वितीय पाद है उसमें ग्राम्य आहार का वर्णन किया है। तो ग्राम्य आहार के वर्णन में उन्होंने सर्व शरीर दोषा भवन्ति ग्राम्य आहार ऐसे बोला है। तो उसमें जो हेतु जो है आम्ल लवण कटुक क्षार शुष्क शाक मांस तिल पलल पिष्टान्न भोजन विरुड नवशुक शमी धान्य विरुद्ध सात्म्य वृक्ष क्षार विषंद भोजन अतिमात्रा व्यायाम संक्षोभित शरीराम भय क्रोध लोभ मोह आयास बहुलानाम क्लीन्न गुरु पुति परिष्ठ भोजनम विषमाद्यशन प्रायाणाम दिवा स्वप्न श्री मध्य नित्यानाम, ये सब जो है वो ग्राम्य जो आहार के हेतु जो बोले हैं या फिर ग्राम्य आहार के जो लक्षण बोले हैं, तो उसमें जो ग्राम्य आहार जन्य व्याधि है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि शिथिल भवन्ति मांसानि विमुच्यन्ते संदया निद्रा तंद्रा आलस्य समन्वितो निरुत्साह श्वसति विषंदति च अल्पमेधा। मींस ये जो ग्राम्य आहार के जो व्याधि है वो हम लोग ये व्याधि जो कोई भी बड़े व्याधि वगैरह होते हैं तो उसमें जैसे नष्ट स्मृति बुद्धि छाया ये सब जो लक्षण उन्होंने बताया ग्राम्य आहार की सेवन की वजह से, तो उसमें देख सकते हैं कि रोगानाम अधिष्ठानम भूतोस सर्वम आयो अपनोति तस्मात् एतान दोषानाम अवेक्ष्यमानम सर्वान यतोक्तान इतान पस्य आहार विहारान रसायनानि प्रयुक्तम रीति इतोक्त्वा भगवान पुनर्स्वात्रिवास। मींस ये रसायन चिकित्सा उसमें जो ग्राम्य आहार में जो बोली है कि ये जो लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उसमें रसायन चिकित्सा जो इम्पोर्टेंट है, लाभोपाही शस्त्रानाम रसादीनाम रसायनम, ये जो बोला है कि जो रस से लेकर शुक्र तक सबको अच्छा कर सकते हैं, वैसी चिकित्सा जो रसायन चिकित्सा है उसका यूज जो है ये ग्राम्य आहार में बोला है। ये हम लोग इसके लिए मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब लक्षण है हमको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में बहुत सारे वक्त देखने को मिलते हैं, और ये लक्षण की वजह से ही उसमें अगर रसायन चिकित्सा करेंगे मींस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी रसायन चिकित्सा करेंगे तो हमको उसका ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। हम लोग आगे के स्लाइड में हर एक जो मेरे पास जो अच्छे केसेस हो गए जो केसेस मैं बताने जा रहा हूँ उसमें मैंने जो चिकित्सा में कल्प यूज किए उसके बारे में और उसके बाद में उसमें रसायन चिकित्सा कैसे यूज हो सकती है उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का अगर हम लोग देखेंगे कि व्हेन यू हैव एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर योर इम्यून सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन हेल्थी टिश्यू एंड पोटेंशियली हार्मफुल एंटीजन्स, एज अ रिजल्ट द बॉडी सेट्स ऑफ अ रिएक्शन दैट डिस्ट्रॉयज नॉर्मल टिश्यू। अभी सोचने वाली अगर बात देखेंगे तो हम लोग जो भी कुछ अन्न खाते हैं वो अन्न खाने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो अच्छे बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों तैयार होते हैं। गुड बैक्टीरिया भी इंटेस्टाइन में रहते हैं और बैड बैक्टीरिया भी रहते हैं। वो जो अन्न विष है वो जो अन्न पचने के बाद जो आम तैयार होता है वो आम अगर उसमें आम भी जो तैयार होता है उसको अगर बॉडी के सेल्स है जो इम्यूनिटी सेल्स है लिम्फोसाइट्स है वो अगर अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि गुड बैक्टीरिया कौन सा और बैड बैक्टीरिया, वो जो आम बीज बार बार तैयार होते रहता है उसकी वजह से क्या होता है कि ये लिम्फोसाइट अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया को भी वो जो सेल्स है गुड बैक्टीरिया सेल्स उसको भी वो नाश करते हैं और उसकी वजह से ऑटोइम्यून डिजीज मींस इम्यूनिटी पावर जो है शरीर की कम हो जाती है और ऑटोइम्यून डिजीज तैयार हो जाते हैं। तो चिकित्सा करते वक्त हमको हमेशा ध्यान यही रखना है कि उसका जो बुद्धिभेद हो गया लिम्फोसाइट का जो बुद्धिभेद हो गया या फिर वो जो सेल्स है इम्यून सेल्स है उनका बुद्धिभेद हो गया कि वो अच्छा पहचान नहीं पा रहे, वो बुद्धिभेद ही अच्छा करना वो बेसिक ट्रीटमेंट रहेगी। मींस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तैयार हो रहे हैं उसका लक्षण दिख रहा है उसके ऊपर हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है ये सब अच्छा ही है, लेकिन फिर भी कैसा है कि जो इम्यून सेल्स है उसका जो बुद्धिभेद है ना वो बुद्धिभेद हमको
बुद्धिभेद हमको नाश करना है या फिर बुद्धिभेद हमको रेक्टिफाई करना है। वो बुद्धिभेद रेक्टिफाई कैसे हो सकता है? वो बुद्धिभेद रेक्टिफाई होने के लिए रसायन चिकित्सा जो है, अभी मैंने जो ग्राम्यार में बोला कि प्राणकामी रसायन अध्याय में बहुत सारे रसायन आए, फिर रसायन चिकित्सा में बहुत सारे रसायन है, कि उसको हम लोग देख सकते हैं कि उसका यूज जो है ना वो बुद्धिभेद निकालने में हो सकता है। और ऑटोइम्यून डिजीज में हम लोग देख सकते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम बाय वैक्सीन्स एंड ड्रग्स has also lead to the development of subacute thyroiditis। ये थायराइडाइटिस के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे H1N1 वायरस के वैक्सीन है, हेपेटाइटिस वायरस के वैक्सीन है, ये सब उसकी वजह से भी ऑटोइम्यून या फिर थायराइडाइटिस जैसे लक्षण है ना वो तैयार होने लगते हैं। तो उसका भी हमको इसमें सोचना चाहिए। मींस हम लोग जब चिकित्सा देते वक्त ये जो वैक्सीन ले रहे हैं पेशेंट, सब लोग जो वैक्सीन लेते हैं बार बार, वो वैक्सीन के बारे में भी उतना ही हमको सोचना चाहिए। उसकी वजह से भी इम्यूनिटी पावर कम होगी, ऑटोइम्यून डिजीज जो है ना वो तैयार हो सकते हैं। तो जो एरियाज अफेक्टेड रहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज में, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में मल्टीपल ऑर्गन या टिश्यू जो है ना वो अफेक्टेड हो सकते हैं, जैसे ब्लड वेसल है, कनेक्टिव टिश्यूज है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है सच एज थायराइड और पैनक्रियास, जॉइंट्स है, मसल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स है, स्किन है, ये सब एरियाज है ना वो ऑटोइम्यून डिजीज में अफेक्टेड हो सकते हैं। तो हम लोग को जब चिकित्सा देनी है या फिर जो भी कल्प यूज करने हैं, तो वो कल्प यूज करते वक्त हमको ये एरिया में उपधातु के बारे में, रक्त के बारे में और इम्यूनिटी के बारे में, ये तीन चीजों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। अगर हम लोग उसके बारे में सोच के अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देंगे, हमको ऑटोइम्यून डिजीज में भी बहुत अच्छा फर्क जो है ना दिखने को मिलता है। जैसे कि अभी मैं एक एक केस बताते जाऊंगा और एक एक केस के लक्षण है और लक्षण में समाप्ति और उसके बाद में उसके ऊपर उसके में यूज किए गए हुए चिकित्सा कल्प जो है ना उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसे पहले केस है इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम की है। लक्षण आप देख सकते हैं पेशेंट के अकस्मात मूर्छता, अकस्मात शीतल मुंह, बहुत दिनों से ये चल रहा था। मींस ये पेशेंट को पहले भी ऐसा जो गृहिणी के लक्षण है वो बहुत पहले भी हो चुके थे, हमारे पास आए तो वापस 4-5 महीने से वापस वही सेम लक्षण, उसका भार से ज्यादा हो गया था और उसको अतिसार जो है वो दिन में 10 से 15 बार उसका वेग आना, और जो ये 4-5 दिन से तकलीफ थी लेकिन उसको बार बार ऐसे रिपीटेटिव एपिसोड थे। उसका एलोपैथी का निदान जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे उसने IBS मींस इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम ऐसा किया था। हम लोगों ने जो चिकित्सा दी है, चिकित्सा के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि बिल्वार्क मींस बिल्व के पत्ते का अर्क, गुड़ुच्चादिगण का अर्क, पुनिमदी चूर्ण ग्रहणी चिकित्सा में आया वो। उसके बाद में तालिसादी वटक नंबर 4, इसके तालिसादी वटक नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा जानकारी अभी लेंगे। कैसा है कि जब गृहिणी के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो गृहिणी डायग्नोस होने के बाद वो आतश गृहिणी में हम लोग देख सकते हैं कि तालिसादी वटक करके जो दवाई आई है, तो तालिसादी वटक जो दवाई है उसमें उसकी जो फलश्रुति है उसमें वातश्लेष्मा आत्मनम छर्दी रुद्रोग छर्दी अग्राणी पाशु रुद्रजम ज्वरशयतु पांडुत्वम गुल्म पानात्य हर्षिसाम प्रसेक पीनस श्वासकासनम च निवृत्ते अभयान नागरस्थाने दद्यात अत्रैव विडग्रे। मींस पेट की जो सब बीमारी है उसमें गैसेस में, अजीर्ण में, वातकफ संप्राप्ति में ये तालिसादी वटक जो है वो अच्छा काम करता है। जब पित्तानुबंधी संप्राप्ति रहेगी तो उसमें गुड़ की जगह पे शक्कर यूज करने की बोली है, और मलावरोध जब रहेगा तो सुंठ की जगह पे सुरवारी रेड़ा यूज करने को बोला है। जैसे कि अगर पेशेंट को पित्तानुबंध है और उसमें हमको ये तालिसादी वटक देना रहेगा तो खड़ी शक्कर के साथ मलावरोध रहेगा तो सुंठ यूज करनी चाहिए, और खड़ी शक्कर के साथ अगर ये रहेगा मलावरोध रहेगा तो सुरवारी रेड़ा यूज करना चाहिए, और मलावरोध नहीं रहेगा तो सुंठ खड़ी शक्कर के साथ यूज करनी चाहिए। और पित्तानुबंध रहेगा और गुड़ पित्तानुबंध नहीं रहेगा तो गुड़ के साथ में मलावरोध रहेगा तो सुरवारी रीडा यूज करना चाहिए, और मलावरोध नहीं रहेगा तो सुंठ यूज करनी चाहिए। तो ऐसे उसके 4 पार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी जब बताया कि गुड़ और सुरवारी रीडा के साथ साकर, और गुड़ और सुंठ के साथ खड़ी शक्कर और सुंठ के साथ, और खड़ी शक्कर और सुरवारी रीडा के साथ। ऐसे जो 4 पार्ट है वो 4 पार्ट को हम लोग डिवाइड करके जैसे पेशेंट के लक्षण आते हैं वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी ये जो ऊपर के पेशेंट है उसको मलावरोध नहीं था, उसको अतिसार था, इसके लिए खड़ी शक्कर के साथ वाला जो सुंठ वाला पार्ट है वो हम लोग ने यूज किया है। ऐसे ही IBS के जो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो अगर उन सब केसेस में मैंने अभी ये जो 4 पार्ट डिवीजन करके बताया, वैसे अगर सिलेक्टिव करके अगर उसमें दवाई देते हैं तो उसका जो पेट का तकलीफ है वो पेट का तकलीफ कम होने में मदद होती है। वो तालिसादी वटक इसके लिए हायर IBS के पेशेंट में अच्छा काम करता है।
उसके बाद में चंदनादि घृत मैंने लिखा है। चंदनादि घृत की फलश्रुति में देखेंगे तो वो पित्तज ग्रहणी में आया हुआ दवाई है। पित्तज ग्रहणी के लक्षण में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट रहते हैं उनमें हमको जो मोशन है, पुरुष है, मल है, वो मल सरक्त मल प्रवर्तन हमको देखने मिलता है। अभी सरक्त मल प्रवर्तन जो है वो अर्श में भी दिख सकता है, रक्त पित्त में भी दिख सकता है, रक्तातिसार में भी दिख सकता है। तो उसका पहले निदान और हेतु जो है, हेतु और लक्षण के अनुसार उसका निदान पहले करना जरूरी है। बहुत सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट का निदान जो है वो रक्तपित्त या रक्तातिसार में जाता है या रक्तचाप में भी जा सकता है। अर्श रहेगा तो वो स्थानिक एग्जाम, लोकल एग्जामिनेशन करके हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे अर्श प्राप्ति हुई है। लेकिन अगर रक्तपित्त या फिर रक्तातिसार ऐसा अगर संप्राप्ति रहेगा तो उसमें पित्तज, जो पित्तज ग्रहणी बोली है, पित्तज ग्रहणी में जो चंदनादेव होता है उसका पानार्थ हम लोग यूज कर सकते हैं। उसका जो यूज है वो यूज करके जो लक्षण है ना वो अच्छी तरह से कम होने को देखने को मिलते हैं। वैसे ही शतावरी घृत बोला है, रक्तम पीठसहितम पूर्वम पश्चात व अतिसार येते शतावरी घृतम तस्यम लेहार्थम उपकल्पयत। रक्तातिसार की चिकित्सा में उन्होंने ये जो शतावरी कल्क जो बोला है वो पित्वा शतावरी कल्कम क्षीरेण क्षीर भोजनम रक्तातिसार मनत्याशु तयाव साध्यम मृतम। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बहुत सारे पेशेंट में ये जो रक्त गिरता है उस टाइम पे हमको ये शतावरी घृत या फिर चंदनादेव घृत इसका यूज पेट में करना चाहिए। उसके बाद में अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में सरक्त पिच्चा तृष्णार्थम ऐसे अगर कंडीशन आएगी, सरक्त पिच्चा तृष्णार्थम मीन्स जब रक्त गिरता है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी पतली संडास को होती है, चिकट संडास को होती है और थोड़ा थोड़ा ही रक्त गिरता है, वैसे कंडीशन में श्रुतम एरंड मूलेन बाल बिल्वेन वापया ऐसे चरक महर्षि ने बोला है। मीन्स ये एरंड मूल का शीर्पाक या बाल बिल्व का शीर्पाक जो है वो सरक्त पिच्चा तृष्णार्थम ऐसे कंडीशन में यूज करना चाहिए। पेशेंट का निदान मीन्स डायग्नोज जो है ना वो अल्सरेटिव कोलाइटिस ही रहेगा, लेकिन आयुर्वेद में जो जो कंडीशन आती है उसके बारे में हम लोग अभी जानकारी ले रहे हैं। जैसे अभी चंदनादि घृत पित्तज ग्रहणी में हुआ, रक्तातिसार में शतावरी घृत हुआ, सरक्त पिच्चा तृष्णार्थम में एरंड मूल शीर्पाक या फिर बाल बिल्व शीर्पाक ये हो गया। और अगर पेशेंट का निदान हम रक्तपित्त करते हैं, रक्तपित्त करने के लिए शिरोगुरुत्व मरुचि शितेचा धूमक अम्ल का ऐसे जो गंधास्वतम सुरक्षा ये जो रक्तपित्त में आए हुए जो लक्षण है वो अगर देखने को मिलते हैं पेशेंट को और भी अल्सरेटिव कोलाइटिस रहेगा तो उसमें वासाघृत जो है बोला है वो वासाघृत का अच्छा काम दिखता है। जैसे वासाघृत की फलश्रुति आप देख सकते हैं, पित्त गुल्म चोर श्वास कास रुद्रोग कामना तिमिर भ्रम विसर्प सोर साधांश नाशे। ये वासाघृत जो है वो उदर रक्तपित्त है, अधो रक्तपित्त दोनों चिकित्सा में यूज होता है, लेकिन उदर रक्तपित्त में जितना यूज होता है उससे भी अच्छा अधो रक्तपित्त में उसका शतावरी और गोक्षु सिद्धक क्षीर के साथ में अगर देंगे इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो उसका ज्यादा काम हमको ज्यादा अच्छे दिखने को मिलता है। ये होने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि पिच्चा बस्ती वाकपट चिकित्सा स्थान में पिच्चा बस्ती आया हुआ है। वो पिच्चा बस्ती अगर हम लोग ये रक्त गिरते रहेगा, बार बार रक्त गिरता है, वो ऐसी कंडीशन में पिच्चा बस्ती वाकपट महर्षि ने देने को बोला है। तो उसमें जो शाल्मली वृंत है वो शाल्मली वृंत का पुटपाक पद्धति से बनाया हुआ जो रस है उसको निकाल के हम लोग अगर अच्छी तरह से पिच्चा बस्ती में दे देंगे तो उससे भी रक्त गिरना जो है ना वो अल्सरेटिव कोलाइटिस का रक्त गिरना जो है ना वो जल्दी कम हो जाता है। सर स्क्रीन दिसत नाही आणि आवाज पण येत नाही। चिन्मय सर जरा प्रेझेंटर बनवा ना प्लीज।
चिन्मय सर जरा प्रेझेंटर बनवा ना मला प्लीज. वाटतं नाही जॉईन सर चिन्मय सर जरा प्लीज प्रेझेंटर बनवा ना मला. त्यांना कॉल करावं लागेल, ते नाही येत वाटतं आता. मग कसं होणार मी प्रेझेंटर आता परत एकदा. त्यांना तुम्हाला फोन करणे कॉल करते. नाईन 9833 0992 992. फोन स्विच ऑफ लागतो. मग आता कसं करायचं आणून. दुसरे एक अजून कोण होते त्यांना ते पण हे करत होते ना, हेल्प करत होते ना. कोण सर. ये नंबर पे कर 90827 86 228. मॅडम डायरेक्ट बोललो तर चालेल का. मॅडम मॅडम कोण आहे का तिथे त्याच्यावरती ग्रुपवरती. डायरेक्ट बोलतो मी आता. देशमुख सर विदाउट प्रेझेंटेशन तुम्ही बोलू शकाल का. हा बोलू शकतो तर मग नंतर तुम्ही पीपीटी शेअर करा ग्रुपमध्ये. पीपीटी सर नंतर शेअर करा ग्रुपमध्ये. आता वाटलं तर कंटिन्यू करा. पीपीटी नंतर शेअर करता येईल. हा नाही ते ऍक्च्युली मध्ये फोन आला ना पेशंटचा, त्याच्यावर जरा प्रॉब्लेम झाला सर. नाही ठीक आहे सर, तुम्ही असं कंटिन्यू करा, नंतर पीपीटी शेअर करा. एक्सट्रीमली सॉरी बरं का सगळ्यांना. नाही ठीक है सर. हम लोग पिच्चा बस्ती के बारे में बात कर रहे थे. आईबीएस के पेशेंट में जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है या फिर आईबीएस के पेशेंट में पिच्चा बस्ती का रोल भी अच्छा है. आगे जाके देखेंगे हम लोग तो गुडुचादिगण है. गुडुचादिगण वाग्भट सूत्रस्थान 15वें अध्याय में आया हुआ है. उसके फलश्रुति में हम लोग देख सकते हैं कि पित्त श्लेष्म ज्वर छर्दी दाह तृष्णाग्नम अग्निकृत. इसका फलश्रुति हम लोग देखेंगे तो बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग जान सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज होते दिखा है. जैसे कि चिकित्सा प्रदीप जो मामा गोखले सर का, वैद्यराज मामा गोखले सर का ग्रंथ है, उन्होंने बहुत सारी जगह पे गुडुचादिगण जो यूज किया है. संतत ज्वर या फिर वातज पित्तज विसर्प, विस्फोट, मसूरिका, रोमांतिका, शीतला,
या महापद्म रोग, ये सब जो बीमारी है उसमें उन्होंने गुड़चदी गण जो है ना वो यूज किया है। तो देख सकते हैं कि गुड़चदी गण का जो यूज है वो वात व्याधि, विसर्प, विष, वातरक्त, अर्श, गुल्म, उदर, अतिसार, रक्त प्रदान, जहां जहां पे भी संप्राप्ति जो है विसर्पनशील है वहां पे गुड़चदी गण जो है वो अच्छा काम करता है। तो वैसे कंडीशन में जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या आईबीएस की कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि गुड़चदी गण जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग देखने जाएंगे तो जैसे मैंने अभी पहले स्लाइड्स शेयर की थी कि मर्म स्थान पे जो ऑटोइम्यून डिजीज है उसका जो मर्म स्थान पे जो संप्राप्ति है वो हमको ज्यादा देखने को मिलती है। तो वैसे कंडीशन में जो मर्म अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो उसमें मर्म गुटिका करके एक दवाई आई हुई है सहस्त्र योग में। तो उसका जो मर्म गुटिका का जो पार्ट है वो सहस्त्र योग में है, उसमें सर्व मर्म विकारचित ऐसे बोला है उन्होंने। जनरल ये जो ट्रीटमेंट है या फिर इसका यूज है, मैंने जो वैद्यराज पानसे सर, अनिल पानसे सर, उनके लेक्चर में सुना था और उनके एक पेशेंट को मैं यहाँ पे मैंने मुंबई में ट्रीट करा था, उसमें भी मैंने देखा था ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था और उसमें सर ने उसका मर्मगुटिका का लेप और मर्मगुटिका अभ्यंतर पान ऐसे उसको लेने को बोला था। तो वैसे कंडीशन में भी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है उसमें भी जहाँ पे भी मर्म इन्वॉल्व में रहेगा वहाँ पे मर्मगुटिका का लेप, बाह्य भाग से मर्मगुटिका का लेप और अभ्यंतर से भी मर्मगुटिका का यूज बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है और हम लोग यूज करते हैं। आगे जो मैं केस बताने जाने वाला हूँ वो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस की है। उसमें जो लक्षण पेशेंट थे उसमें गले दाह, गले शोथ, कर्णदाह, भ्रम और चिमचिमायन प्रयोग और भ्रम ऐसा था। एंटी थायराइड थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज उसकी 134 थी और उसको ऑटोइम्यून डिजीज करके ही डायग्नोज किया था और उसको ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने स्टेरॉइड लेने को बोला था। पेशेंट अपने पास वो जो ट्रीटमेंट के लिए आई थी उसने स्टेरॉइड चालू नहीं किया था, सिर्फ अपनी चिकित्सा उसने चालू करने के लिए जिक्र किया था। तो उसके बाद में उसकी चिकित्सा में हम लोग ने जो दवाई दी थी उसमें विदारी, बला, लघु पंचमु, गोक्षु, सारिवा और उसका स्वर्ण सिद्धक शिरपा और च्यवनप्राश जो बोला है चरक महर्षि ने चिकित्सा रसायन अध्याय में, वो च्यवनप्राश और इलार्क और उसके बाद में वाकेरी समाप्त और बलादियो करके जो दवाई आई है विशेष चिकित्सा में, उसमें बला, नागबला, मधुक पुष्प और एस्टी ऐसे द्रव्य है। दुर्वाकल्प, पाटा मिश्रण जो है पाटा धमासा वो और कल्याण ग्रुज जो है उसका चिंता का हेतु का विचार करके एक रक्त कल्याण ग्रुज है, रक्तपाचक और कल्याणक महाकल्याण ग्रुज के कंटेंट उसको मैं रक्तपाचक सिद्ध करके रक्त कल्याण ग्रुज जो है वो हमने उसको चालू किया था। उसके जो निदान है उसके निदान में हमने उसके बारे में जो सोचना था वो पांडु और या राजेक्ष्मा ये दोनों बारे में सोचा था। और जो दवाई दी थी वो दवाई में कोटेजादी शिलाजीत करके जो दवाई आई हुई है चरक चिकित्सा में ये रसायन योगराज करके आई हुई है, सॉरी रसायन योगराज नहीं कौटज करके आई है और वाकपट चिकित्सा में कोटेजादी शिलाजीत जो है उसके परिस्थिति में उन्होंने पांडु, कुष्ठ, ज्वर, या तमक, श्वास भगवंदरो, रुत्पुत्र, पुति, शुक्रग्नम, दोष, शोष, गोरोधरम, कासा, पित्त, श्रुक, शोफ, गुल्म, गला, अमय, मेह, वर्म, ब्रह्मान, हन्यु, सौर, दोष, शिवाम। तो जो भी कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम लोग देख सकते हैं कि कोटेजादी शिलाजीत जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई की जैसे ही काम करता है। बहुत सारे पांडु के पेशेंट में इसका अधिकरण पांडु है, इसके लिए जो जहाँ पे भी पांडु की संप्राप्ति जो है वो पांडु की संप्राप्ति हमको देखने को मिलती है और उससे जो बड़ी बीमारी वापस हो जाती है जैसे कि रीनल फेलियर, सीआरएफ के पेशेंट में भी बहुत सारे वातज पांडु ऐसा निदान करके भी उसके बाद में अगर जो क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ता है या फिर यूरिक एसिड बढ़ता है उसमें कोटेजादी शिलाजीत का रोल जो है ना वो बहुत अच्छा है। उसके बाद में जो एलाते घृत है वो एलाते घृत के बारे में मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। एलाते घृत एक्चुअली राजेक्ष्मा चिकित्सा में उन्होंने बोला है मेत्यन चक्षुषम आयुष्यम दीपनम चांति चिरात मेह गुल्म क्षय व्याधि पांडुरोग भगंधरा। ये जो दवाई है वो ये दवाई भी टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट रहते हैं उनमें, जुवेनाइल डायबिटीज के जो पेशेंट रहते हैं उनमें भी मोहन करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जो पेशेंट डायबिटीज के पेशेंट का वजन कम होते जाते रहता है वो भारतक्षय जो है वो भारतक्षय होने के बाद में बार बार बुखार आना या फिर सर दर्द होना ऐसे जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट के जो लक्षण मिलते हैं उसमें ये जो दवाई एलाते घृत जो है वो एलाते घृत अगर चालू करने के बाद पेशेंट का भारतक्षय भी रुक जाता है और वजन भी बढ़ने लगता है और उसके बाद में उसका शुगर भी जो है वो कंट्रोल में आने लगता है। ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है टाइप 1 डायबिटीज और बाकी थायराइड का भी जो मैंने केस ऊपर जो मेंशन किया उसमें भी। तो वैसी दवाई हम लोग रेगुलर यूज में होनी चाहिए। इसका इलादी मंत्र करके भी चरक चिकित्सा शास्त्र में बोला हुआ है तो उसका यूज जो है वो अच्छा होता है।
बीजकारिष्ट एक दवाई है, चरक चिकित्सा शास्त्र में पांडु चिकित्सा में आई हुई। उसकी फलश्रुति में भी मूत्र कुच्र, अश्मरी, मेह, कामला, सन्निपात और शोथ, गुल्म, ग्रहणी, पांडुरोग, अर्श और ये सब जो चिकित्सा, ये सब जो निदान है, जो आदिया है, वो सब में इसका यूज जो है बीजकारिष्ट का बहुत सारे किडनी फेलियर के पेशेंट जो है या फिर नेफ्राइटिस के पेशेंट है, जिनमें बॉडी के ऊपर पूरे अंगोशोथ जैसे लक्षण दिखते हैं और यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है या फिर अल्बुमिन आने लगता है, वैसी कंडीशन में अगर डायबिटीज में शुगर अगर बॉडी में रहेगी और उनको भी पांडुरोग की संप्राप्ति जैसे संप्राप्ति रहेगी, तो इसमें बीजकारिष्ट जो है ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद में दुर्वाद्य घृत करके एक दवाई है, जैसे मैंने ऊपर बोला कि रक्त पित्त की संप्राप्ति जो है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, ये सब में रक्त की संप्राप्ति का हमको सोचना चाहिए। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के पेशेंट में बहुत सारे पेशेंट में सरक्त मूत्र प्रवर्तन ये हमको देखने को मिलता है। सरक्त मूत्र प्रवर्तन अगर रहेगा तो उसमें हम लोग इसके बारे में शतज कास्ट, शेष कास्ट जो है उसके बारे में भी सोच सकते हैं। और शेष कास्ट के सोचते वक्त कुष्मांड रसायन जैसी दवाई जो है उसमें अच्छा काम करती है। और उसके बाद दर्वाते ग्रुप जो मैंने अभी उसकी फलश्रुति आपको बताता हूँ, उसमें कर्णाप्यम यस्य गच्छेत् तस्य कर्णो प्रोपूर्येत् चक्षुन् श्राविणी रक्तेच पुरंच चक्षुनि मेट्र प्रायु प्रवृत्तेषु बस्तिकर्म प्रकारे रोमुख प्रवृत्तेच तदभंगम प्रयोजित। ये जो दवाई है और वो दवाई नेफ्राइटिस के पेशेंट में भी अच्छा काम करती है। उसके बाद में ब्लैडर कैंसर रहेगा या फिर जो किडनी डिजीज है, वो किडनी की डिजीज में भी दुर्वाद्य ग्रुप जो है वो अच्छा काम करते हुए हमको देखने को मिलता है। ये जो दवाई है दुर्वाद्य ग्रुप बहुत सारे कंडीशन में जहां जहां पे भी रक्त पित्त जैसा निदान होता है, बहुत सारे कंडीशन में थायराइड की कंडीशन में भी हमको यूज कर सकते हैं और उसका रिजल्ट जो है ना अच्छा होता है। आगे जो मैं केस बताने जा रहा हूँ, अभी जो पेशेंट का भी जो मैंने बताया थायराइडाइटिस का, उसका अपनी चिकित्सा के बाद जो 134 का एंटी थायराइड एंटीबॉडी था, ग्लोबिन था, वो 134 का था। वो बाद में 28/7/2020 को उसका रिजल्ट 134 था और 4/5/2021 को उसका जो रिजल्ट है एंटी थायराइड ग्लोबिन एंटीबॉडी का 10.9 तक आ गया था नीचे। और अभी भी पेशेंट को कुछ भी लक्षण नहीं है, सब जो उसका मींस रिपोर्ट वाइज और क्लिनिकल वाइज दोनों वाइज पेशेंट जो है नॉर्मल है अभी। आगे जो केस जो बताने वाला हूँ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की है, उसमें जो पेशेंट के लक्षण थे वो पीतमूत्रता, अक्षिपित्तता, दौर्बल्य, क्षुधामांद्य ऐसे थे। पेशेंट मेरे पास पहले वात रक्त की चिकित्सा ले रहा था, ऑन एंड ऑफ पेशेंट था, मींस रेगुलर पेशेंट नहीं ले रहा था, तो उसमें भी उसको थोड़ा सा 1.5 महीने के बाद जब आया तो उसको थोड़ा सा पीलापन दिखा को, इसके लिए मैंने उसको रिपोर्ट करने को बोले। तो रिपोर्ट में उसका पहले बिलिरुबिन जो है वो 17 तक गया था और उसके बाद में उसके डॉक्टर ने बहुत सारी उसको टेस्ट करने को बोली। उसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो है उसके पॉजिटिव आए थे और उसके बाद में उसका जो बिलिरुबिन हो वो बढ़ते बढ़ते 19 तक गया था। 19 तक जाने के बाद फिर उसको हेपेटाइटिस करके, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस करके डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है और आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा या फिर कोई भी इम्यूनोथेरेपी वगैरह लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमने वो पेशेंट को जो ट्रीटमेंट चालू की, वो ट्रीटमेंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिद्ध क्षीर पगमिस जो हलीमक जो बोला है आयुर्वेद में, हलीमक की चिकित्सा जो बोली है, वो हलीमक की चिकित्सा मैंने उसको चालू की थी। पेशेंट का निदान एलोपैथी निदान ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस था, लेकिन हमारा निदान जो था वो हलीमक था और उसके अनुसार उसमें जो सिद्ध क्षीरपाक जो बोला, सिद्ध क्षीर देने को बोला है, वैसे सिद्ध क्षीर उसको चालू किया था। दाढ़ीमती घृत जो इसमें पांडु चिकित्सा में आया वो दाढ़ीमती घृत चालू किया था। सीतोपलादी चूर्ण, एसटी बला गुड़ुची और ये सब जो ट्रीटमेंट जो पथ्याघृत बोला है उसके बाद में वाग्भट चिकित्सा में, पांडु चिकित्सा में भी वो पथ्यावृंत जो हरितकी वृंत है, वो वृंत का तैयार किया वो घृत जो है ना, वो तैयार करके उसको पेशेंट को चालू किया था। और रात को उसको विरेचन जो कामलितु विरेचन है, ये जो सूत्र है उसके अनुसार रात को जो मृदु विरेचन जो दिया था उसमें अरवद मगज पांट और मंजिष्ठादि चूर्ण दिया था। मंजिष्ठादि चूर्ण रसतंत्र सार जो आया है, रसतंत्र सार सिद्ध संग्रह, उसमें उसका रेफरेंस है। तो वो द्रव्य जो है उसको हमने दिए थे। वो द्रव्य देने के बाद धीरे धीरे उसको जुलाब होके और उसका जो बल है वो बल मेंटेन रह के उसका 4 महीने में उसका जो बिलिरुबिन है 1.5 तक आया हुआ है। मैं बाद में पीपीटी शेयर करूंगा, उसमें सब रिपोर्ट्स मैंने दिए हुए। तो 1.5 देने के बाद भी उसका जो दौर्बल्य है वो दौर्बल्य नहीं जा रहा था। तो रसायन चिकित्सा देना चाहिए, जैसे मैंने ऊपर बोला कि ग्राम्य आहार है
और उसमें हम लोग अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो उसमें जो आम विषय उसको निकालने देने के लिए या फिर लिम्फोसाइट का जो बुद्धिभेद है निकालने के लिए रसायन चिकित्सा जो है ना उसके बारे में सोचना चाहिए। ये पेशेंट में धात्र्यावलेह करके जो दवाई आई हुई है वाकबड़ चिकित्सा पांडुरोग में, वो धात्र्यावलेह उसको चालू रखा है और धात्र्यावलेह लेने के बाद उसका दौर्बल्य और बाकी के सब लक्षण जो है ना वो भी कम होने लगे। धात्र्यावलेह के बारे में हम लोग आगे जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद क्या जो है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस का केस है, उसका पेपर भी मैं शेयर कर रहा हूँ उसके नाम के साथ में। उस पेशेंट का नाम नहीं है लेकिन उसके लक्षण जो है आपके से शेयर कर रहा हूँ। उसमें जो अगर हम लोग देखेंगे कि एरियाज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड आर जॉइंट बिटवीन द बेस, द स्पाइन एंड द पेल्विस, the vertebrae in the lower back, the places where tendons and ligaments attach to bones, mainly in the spine, but sometimes along the back of the heel, the cartilage between the breastbone and the ribs, the hip and the shoulder joint. ये जो अफेक्टेड एरियाज जो थे तो ये पेशेंट जो सेम ऑलमोस्ट सेम क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन लेके आया था और उसकी चिकित्सा करते वक्त या उसमें जो कल्प यूज किए थे उसमें जो मेन कल्प था वो कोकिलाक्ष कल्प था। वाकबड़ चिकित्सा साल में अगर हम लोग देखेंगे कि कोकिलाक्ष का कल्प का न्यूरियो उन्होंने कफादिक वातरक्त में लेने को पड़ा है। इसका जो डायग्नोसिस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस का इसका डायग्नोस हमने कफादिक वातरक्त ऐसा करके मींस आयुर्वेदिक डायग्नोसिस कफादिक वातरक्त करके उसमें जो दवाई यूज की है तो उसमें कोकिलाक्ष कल्प और दमनक करके एक वनस्पति है, दवना जिसको बोलते हैं, जेजुरा का जो खंडोबा है उसके यहाँ पे उसको यहाँ ये वनस्पति जो है वो चढ़ाई जाती है। तो उसका जो दमनक जो वनस्पति है, दमनक का रस निकाल के उसका कल्प जो है ना वो हमने बना के उसको दिया था। दमनक वनस्पति है, उत्तम कफग्न है और उत्तम संधिशोथ नाश करती है तो और ज्वरग्न भी है। तो उससे ये कंडीशन में जब अगर पेशेंट को स्वेद निकलता है, बाहर निकलता है, स्वेदन हो जाता है तो उसके ज्वाइंट का पेन जो है ना वो अच्छी तरह से कम होने लगता है। तो कोकिलाक्ष कल्प जो है ना वो कफ निकालने वाला है और रक्त दृष्टि वो निकालने वाला है। दमनक भी वैसी वनस्पति है जो स्वेद करके ज्वर निकाल के स्वेदागमन करके रक्त शुद्ध करके उसके बाद में वात शमन करती है, उष्णवीर्य की। तो वैसा सोच के हमने वो कोकिलाक्ष कल्प और दमनक कल्प उसको दिया था। उसके बाद में गुगुल तिक्तक घृत जो हम लोग की सबके पहचान वाली जो दवाई है, तो शुरुआत में उसको गुगुल तिक्तक कषाय चालू किया है पेशेंट को, क्योंकि जो कफ का अधिक है उसमें कषाय ज्यादा अच्छा सोच के गुगुल तिक्तक कषाय चालू किया था। और गुगुल तिक्तक घृत बाद में जैसे ही पाचन कफ निकल गया वैसे ही गुगुल तिक्तक घृत वात का शमन करने के लिए दिया था। गुगुल तिक्तक घृत की अगर फलश्रुति देखेंगे तो उसमें तत्सेवितम विदम नीति प्रबलम समीरम संध्यस्ति मज्जागतम अपि अति कुष्ठमिदरुक, संध्यस्ति मज्जागत जो दोष है वो भी निकल जाते हैं। नाड़ी व्रण, अर्बुद, बगंदर, गंडमाला, जत्वोर्ध्व रोग, सर्वगत, गुल्म, गुदोत्तमेहान, यक्ष्मा, अरुचि, श्वसन, पिनस, कास, शोप, रुत्पांडु रोग, मद, विद्रति और वातरक्त। ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हम लोग जो बहुत सारे व्याधि देखते हैं वो सब व्याधि में हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे कुछ ना कुछ इसमें लक्षण जो है ना हमको देखने को मिलते हैं। तो उसका निदान जो है वो निदान करके अगर गुगुल तिक्तक घृत या गुगुल तिक्तक कषाय ये दवाई अगर चालू कर देते हैं तो उसमें फायदा जो है वो अच्छी तरह से देखने को मिलता है। ऐसे ही इस पेशेंट में भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस के पेशेंट में भी बहुत अच्छा फायदा देखने को मिला। उसके साथ में उसको एक क्षीरबाला तेल जो वातरक्त चिकित्सा में आया हुआ है वो 101 आवर्तनिक क्षीरबाला तेल सुबह में चालू किया था। और उसके बाद में नस्यार्थ जो कफ पड़ा हुआ है वो उसके नस्य के लिए सहचरादी तेल, उसका वात व्याधि में आया हुआ सहचरादी तेल जो उत्तम कफग्न है उसका नस्य जो है ना वो चालू किया था 21 आवर्तनिक सहचरादी तेल का। जैसे ही कफ का पाचन हो गया उसके बाद में सहचरादी तेल बंद करके उसको क्षीरबाला तेल वापस नस्य के लिए भी चालू किया था और अभ्यंतर पान के लिए भी चालू किया था। मृत संजीवनी सुरा करके एक दवाई आई है वाजीकरण में वैश्य रत्नावली में, उसका भी वो ये कल्प भी उसको हम लोग पेशेंट ने चालू किया था। बहुत सारे जो वात व्याधि है उसमें शुगर की अगर हिस्ट्री रहेगी ना तो उसमें मृत संजीवनी सुरा ये दवाई जो है ना वो काम अच्छा करती है, उसके लिए हमने चालू किया था। ऐसे जो ऊपर जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस या फिर रूमेटिक फीवर ऐसे जो पेशेंट आते हैं उसमें हम लोग उसका निदान जो है ना बहुत सारे पेशेंट का निदान संदिग्ध सन्निपात ऐसा करते हैं। ज्वर आके अगर जो जोड़ों में दर्द रहेगा तो उसका निदान जो है ना संदिग्ध सन्निपात करना चाहिए। और संदिग्ध सन्निपात निदान करने के बाद उसमें जो द्रव्य यूज करने पे कल्प यूज करने में उसमें वचादिक्वात या मुस्तादिक्वात ये दो क्वात आए हुए हैं वैश्य रत्नावली में। तो उसके कंटेंट मैंने यहाँ आपको शेयर करता हूँ, वो कंटेंट जो है उसके अनुसार ही उसकी चिकित्सा जो है वो करनी चाहिए। वो वचादिक्वात और मुस्तादिक्वात देने के बाद
ज्वर जाता है और ज्वर के वजह से जो संधिशूल है वो भी कम होने लगता है। ऐसी ही एक कल्प जो है एरंडापाक करके दवाई है, वो एरंडापाक दवाई जो है उसमें भी वो भी अगर ग्रहण करना रहेगा जब वात व्याधि कम हो जाते हैं, रोमैटिक आर्थराइटिस या फिर रोमैटिक फीवर जो कम हो जाता है, उसके बाद में हमको अगर उसका पेशेंट का जो बल जो है वो बल अच्छे तरह से रखना है, वो अगर करना रहेगा तो उसके लिए एरंडापाक करके जो दवाई है उसका अच्छा यूज होता है। उसकी परिस्थिति में अगर देखेंगे तो वात व्याधि शूलम शोपम वृद्धिम तत्वोदरम अनाह बस्ती रूप गुल्मम आमवातम कटिग्रहम पुरुग्रम मनुस्तंभ नाशेत अपि योगता। तो ये सब जो कंडीशन जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, ये सब कंडीशन में हमको एरंडापाक जो फलश्रुति है वो देखने को मिलती है। एरंडापाक का और एक अच्छा यूज मेरे जो गुरुवर्य है वैद्य समीर जमदनी सर, उन्होंने बताया था, वो जो है वो इसमें आयोर्टिक रिगर्जिटेशन अगर रहेगा जो इसमें रूमेटिक फीवर के बाद हो जाता है, तो अगर जो आयोर्टिक वाल्व में अगर ये रहेगा स्टेनोसिस रहेगा, तो आयोर्टिक स्टेनोसिस में इसका एरंडापाक का जो आमवात के बाद में जो रुद्रोग ये शब्द आया उसमें, तो आमवात के बाद में जो रुद्रोग ये उपद्रव देखने को मिलता है, वैसी कंडीशन में भी एरंडापाक का यूज जो है ना वो हमको अच्छा देखने को मिलता है। ये जो मैंने जो अभी ऊपर जो बताया कि सब जो रोमैटिक आर्थराइटिस वगैरह जो कंडीशन है वो सब में एरंडापाक अच्छा काम करता है। उसके बाद में और एक दवाई जो है उसका रेफरेंस एक्चुअली वो इसका है पेटेंट मेडिसिन है वैद्य रत्नम का, तो उसका रेफरेंस मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। अश्वगंधादि लेह करके है, उसमें जो द्रव्य है उसमें अश्वगंधा, यष्टि, चित्रक, तमालपत्र, कपिकत बीज, मुंजातक, जायफल, लवंग, वंशलोचन, मांसरस है, इसमें शर्करा, घृत और मध, ये सब द्रव्य है। एक्चुअली मांसरस जो है वो मांस का भ्रूण करना, उस मांस से जो तैयार होने वाली स्नायु जो है वो स्नायु अगर कब अच्छे तैयार होंगे, जो अगर मांस अच्छा रहेगा तो ही वो मांस का जो उपधातु स्नायु अच्छा तैयार होगा, तो मांस रस से वो फायदा हमें मिलता है। वैसे ही अमृतपराश घृत करके जो दवाई है वो और अश्वगंधादि लेह, ये दोनों दवाई जो है वो जो भी कोई इम्यून डिसऑर्डर्स है वो इम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करने को देखने को मिलती है। वो बहुत सारे वात रक्त के पेशेंट में भी बल और ब्रुहन ये कल्पना अगर यूज करनी रहेगी तो अश्वगंधादि लेह काम अच्छा करता है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि मूत्र संजीवनी सूरा जो है उसका वैशिष्ट रत्नावली वाजीकरण प्रकरण में उसका जो रेफरेंस है वो आया हुआ है। वो जो मूत्र संजीवनी सूरा है उसके कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसकी फलश्रुति में देखेंगे हम लोग देखेंगे तो उसमें आरोग्य जन्म, देह दाढ़कृत, बलवर्धनम, मेधा अग्नि स्मृतिकृत, वीर्य शुक्रकृत, वातनाशनम, बल पुष्टिकरम चाहे वो काम संदीपनम परम, जो बहुत सारे पेशेंट में शुक्रक्षय की हिस्ट्री हमको देखने को मिलती है, वैसे कंडीशन में मूत्र संजीवनी सूरा बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद में जो कल्प में आपको बताने जाने वाला वो अजय घृत करके है, उसका रेफरेंस जो है सुश्रुत संहिता में कल्पस्थान में आया हुआ है, विशेष चिकित्सा में आया हुआ है। बहुत सारे मैंने जैसे पहली शुरुआत में बताया कि आमविष जो तैयार होता है बॉडी में, वो आमविष को डिस्टिंग्विश करना इम्यून सेल को नहीं होता है, उसकी वजह से जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है ना वो तैयार होने लगते हैं। जैसे लाइकन प्लैनस वगैरह जो कंडीशन है उसमें लाइकन प्लैनस में भी हमको देखने को मिलता है कि विषय का विचार जो है ना वो बहुत ज्यादा करने को पड़ता है। और वैसी कंडीशन में अजय घृत और अमृत घृत ये दो दवाई जो वो अच्छा काम करने को देखने को मिलती है। अमृत घृत का रेफरेंस चरक चिकित्सा विषय चिकित्सा में आया है, चरक चिकित्सा 23 में आया हुआ है। उसके परिस्थिति में उसमें संजीवेत विषम बंधम मृतम नरम नामनेत अमृतम सर्व विषानाम स्यात् अमृतोत्तम। मीन्स ये जो अमृतघृत और अजय घृत है उसका पानार्थ भी और उसका लगाने के लिए भी, ऊपर से लोकल एप्लीकेशन के लिए भी, ये दोनों घृत जो बोले हैं वो लाइकन प्लैनेट जैसी कंडीशन है उसमें ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। सोराइटिक आर्थराइटिस करके मैं अभी आगे जो केस डिस्कस करने वाला हूँ उसमें भी अमृतघृत का पान या फिर अमृतघृत लगाने के लिए देना, ये भी अच्छा काम करने को देखने को मिलता है। आगे जो कंडीशन है वो सोराइटिक आर्थराइटिस की है। सोराइटिक आर्थराइटिस अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट अफेक्ट्स सम पीपल विद द स्किन कंडीशन सोराइसिस। अभी सोराइसिस भी बहुत जन बोलते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज है और उसके बारे में वो पूरा अच्छी तरह से ठीक नहीं होता है वगैरह, ये सब ठीक है। मिस मैंने जैसे बोला कि ऑटोइम्यून डिजीज पहले से याप्या कुछ सारे कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें सोराइसिस ये अलग बात होगी। सोराइटिक आर्थराइटिस में भी जॉइंट पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग और उसके सिम्टम जो है वो विद सोराइसिस ऐसे रहते हैं। सेम केस में रिप्रेजेंट करूंगा, उसमें भी त्वक प्रदेशी कंडू आदि की मीन्स वो पेशेंट सोराइसिस की थी और उसमें भी दाह और अम्लक और छर्दी मीन्स अम्ल पित्त के लक्षण बहुत सालों से मीन्स
बचपन से उसको अम्लपित्त के लक्षण थे, उसके बाद में उसको सोरायसिस तैयार हो गया और जानुसंधि शूल, पिंडिका शूल, अर्धशिरोशूल ये सब लक्षण तैयार हो गया। उसकी संप्राप्ति में देख सकते हैं कि संप्राप्ति जो है वो उसके हेतु जो है पुरुषित अन्न, चिंता, ये सब उसके बाद होने के बाद में वातपित्त संप्राप्ति और वातरक्त संप्राप्ति थी और कुष्ठ और वातरक्त मीन्स भविष्यता कुष्ठ समम, ये जो वातरक्त में बोला है वैसे हम लोग उसके बारे में देख सकते थे। वो उसके बारे में वो होने के बाद में चिकित्सा करते हैं उसमें गुगुल तिक्त घृत जो ऊपर जो मैंने रेफरेंस दिया था वातव्याधि में, जो वातव्याधि में वाग्भट में आया हुआ है और चरक चिकित्सा में भी आया हुआ है। तो उसका गुगुल तिक्त घृत का जो दवाई है वो गुरुचादिगण जो ऊपर गुरुची पद्मकारिष्ट धानका रक्त चंदनम वो जो दवाई बोली थी वो महामंजिष्टादि अर्क, सप्तपर्णा, बाकुची और वाकेरिस भात। वाकेरिस भात करके एक जो वनस्पति है उस बारे में भी मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। वाकेरिस भात जो वनस्पति है उसका यूज जो है बहुत सारे वातव्याधि में, वात रक्त के पेशेंट में या फिर नाड़ी व्रण या फिर बगंदर के पेशेंट में जहाँ पे संप्राप्ति बहुत डीप जाती है या फिर डीप सिचुएटेड संप्राप्ति जहाँ पे रहती है, मीन्स जहाँ पे यहाँ पे कुछ साथ जैसे रोग तैयार होते हैं बगंदर वगैरह जैसे, वहां पे वाकेरिस भाते जो है ना वो अच्छा काम करती है। जो आशय है, आशय में से दोष बाहर निकालना, ये वाकेरिस भाते से बहुत अच्छा काम होता है। बहुत सारे भगंदर जैसे रोग है या फिर आर्थराइटिस, बहुत रूमेटिक आर्थराइटिस वगैरह सर के पेशेंट जो रहते हैं जिसमें जानुसंधि शूल बहुत सालों तक रहता है, उसमें अश्वगंधा और वाकेरिस भाते ये जो दवाई जो है वो अच्छा काम करने को देखने को मिलती है। वाकेरिस भाते बहुत सारे ऑटोइम्यून पेशेंट में भी देखने को हम लोग यूज करते हैं और उसमें हमको अच्छा फर्क जो है देखने को मिलता है। उसके बाद में महामंजिष्टादि के जो दवाई, महामंजिष्टादि जो काढ़ा है वो काढ़ा भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही है और उसके फलश्रुति में आप देख सकते हैं कि उसके कंटेंट मैंने लिखे हैं और उसके फलश्रुति में आपको बताना चाहूंगा। अष्टादशसु कुष्ठेषु वातार्दिते तथा उपदंशे श्लीपदे च प्रसुप्ते पक्षघातके मेदोदोषे नेत्ररोगे मंजिष्टादिश्च प्रशस्यते। ये महामंजिष्टादि काढ़ा जो है ना वो वातरक्त में भी यूजफुल है और उसके अगर फलश्रुति में आप देखेंगे तो नेत्र रोग आया हुआ है। तो बहुत सारे कंप्यूटर पे काम करने वाले जो बहुत सारे स्क्रीन यूज करते हैं उनमें हम लोग दर्पण वगैरह यूज करते ही है, लेकिन श्रोजन सिंड्रोम वाले वैसे जो केसेस रहते हैं जिसमें आंख में और इसमें ड्राइनेस आता है, माउथ में ड्राइनेस आता है, तो वैसे कंडीशन में भी महामंजिष्टादि काढ़ा जो है या फिर महामंजिष्टादि अर्क है या फिर महामंजिष्टादि घृत है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। जनरली महामंजिष्टादि काढ़ा जो कफ का अनुबंध रहेगा तो यूज करना चाहिए, महामंजिष्टादि घृत वात का अनुबंध रहेगा तो यूज करना चाहिए, पित्त का वात पित्त संप्राप्ति रहेगी तो यूज करना चाहिए। आगे में जो केस आपको शेयर करने वाला वो श्रोजन सिंड्रोम का ही है जिसमें टू मोस्ट कॉमन सिम्टम थे वो ड्राई आईज और ड्राई माउथ अपॉन अकम्पनीज विद अदर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस और लपस एसएलई। इसके साथ में ये श्रोजन सिंड्रोम जो है ना हमको देखने को मिलता है। पेशेंट की जो लक्षण दिखे, लक्षण बोले हैं नेत्र रुक्षता, योनि रुक्षता, रुक्षता, ये सब चिकित्सा जो है ये सब लक्षण होते हुए भी उसके चिकित्सा जो दी थी उसमें रसायन चूर्ण जो है गुड़ची, गोक्षी और आम्ल की, ये जो रसायन चूर्ण है वो रसायन चूर्ण की भावना देके उसका हमने सूक्ष्म रसायन चूर्ण बनाया हुआ है वो यूज किया था। और उसके बाद में यष्टि अनंता कटुखाद्य घृत, कटुखाद्य घृत एक दवाई जो है पांडुरोग में आई हुई, चरक चिकित्सा स्थान में पांडुरोग चिकित्सा में आई हुई, तो उसका भी फलश्रुति में आपको बताऊंगा। उसके बाद में धात्र्यावलेह करके जो ऊपर मैंने बताया कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के पेशेंट में हमने वो जो रसायन चिकित्सा करके धात्र्यावलेह उसको चालू रखा था, वैसे ही ये केस में हमने धात्र्यावलेह जो है उसको चालू रखा है कल्याण घृत और अस्थि मज्जा पाचक नारिकेल आसव के साथ। और तुंगद्रुमादि तेल करके आया है उस शस्त्र योग में, ये तुंगद्रुमादि तेल जो है उसमें उन्होंने वो ड्राई आइज के लिए बोला है। तो जनरली कंप्यूटर सीवीएस मेरा जो थीसिस था एमडी का कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और एसटी मधु, तो ये तुंगद्रुमादि तेल जो है वो तुंगद्रुमादि तेल भी आंखों के ऊपर कॉटन में भिगो के आंखों के ऊपर पिचू, नेत्र पिचू रखने से आंखों का ड्राइनेस जो है ना वो कम होने लगता है। श्रोजन सिंड्रोम के जो पेशेंट रहते हैं उसमें जो मुख में जो शुष्कता रहती है तो उसके बारे में हमको तृष्णा के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो तृष्णा विकार के बारे में सोचते हैं तो उसमें लोकेश्वर रस करके एक दवाई आई हुई वैश्य रत्नावली में, उसका भी अच्छा यूज जो है ना वो देखने को मिलता है। ये अभी जो मैं सब बता रहा हूँ कटुखाद्य घृत, धात्र्यावलेह वगैरह, तो कटुखाद्य घृत की फलश्रुति में आप देख सकते हैं रक्त पित्तम ज्वरम दाम श्वेतम अर्शासी अश्रुकधरम चैव हंति विस्फोटकम तथा, मींस ये जो अश्रुकधर रक्तपित्त है, अश्रुकधर है, बगंदर है, पांडु है,
ऐसे सब जो कंडीशन एक साथ जब आ जाती है तो उसमें कटुकाद्य यूज करना चाहिए। और धात्र्यावल्य जो है उसमें कामला पित्तम पांडुकासम हलीमकम, जैसे मैं ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का जो केस शेयर किया था उसमें हलीमक जो निदान करके उसको धात्र्यावल्य रसायन के तौर पे मैंने दिया था। तो ऐसी ही कंडीशन में शोजन सिंड्रोम में कटुकाद्य ग्रुप जो है वो लॉन्ग टर्म लेने के लिए भी अच्छा है। एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, मैं बहुत सारे कल्प आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में इसका काम बहुत अच्छा है। बहुत सारे पेशेंट में इसका काम हमको अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन पेशेंट 100% अच्छा होता है ऐसा बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। मिस मेरा फेल्योर भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में कैसा होता है कि लक्षण बहुत सारे कम हो जाते हैं, लेकिन हर एक पेशेंट का एन एंटीबॉडीज वापस रिपीट निगेटिव आया है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट में नहीं रहता है। या फिर कैसा रहता है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, अभी शोजन सिंड्रोम के पेशेंट है उसको अभी भी ट्रीटमेंट चालू है, मींस अभी भी वो कंटिन्यूस ले रहा है। या फिर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है उसको भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है ना वो देनी पड़ रही है, क्योंकि कैसा होता है कि ये सारे कंडीशन जो है या फिर ये सारे डिजीज जो है ना, ये इम्यून पावर, मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला कि इम्यून पावर डेवलप होना और उसके बाद में आमविष या फिर अन्नविष जो है वो जो बैक्टीरिया वो भी मर जाना, ये सब चीजें जो है ना वो होने के लिए टाइम लगता है। याप्यता या फिर कुष्ठ साध्यता या फिर कष्ट साध्यता जो बोली है आयुर्वेद में व्याधि के साध्य में, उसको भी हमको जानकारी लेके ही करना चाहिए कि हर एक डिजीज जो है ना पूरा अच्छी तरह से कवर होना या फिर पूरा अच्छी तरह से ट्रीट होना ऐसा भी नहीं हो सकता है। बहुत सारे डिजीज में जैसे हम लोग बोलते हैं कि कैंसर में भी सुख साध्य मरण आया तो भी पेशेंट खुश हो जाता है, मींस क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करके दिया तो भी पेशेंट खुश हो जाता है। वैसे ही बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हम लोग देख सकते हैं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में वगैरह जब भले HLA-B27 वापस निगेटिव ना आए, HLA-B27 पॉजिटिव रहे, लेकिन पेशेंट के जो लक्षण है या फिर पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो हम लोग अच्छी तरह से कम कर सकते हैं। और कैसा है कि एक बार ट्रीटमेंट से वो कम होते हैं ऐसा नहीं होता है, बार बार उसमें हमको ट्रीटमेंट जो है ना वो देनी पड़ती है या फिर रसायन चिकित्सा जो है ना वो चालू रखनी पड़ती है। जैसे कि मैं शेयर करना चाहूंगा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में बल्ला तक सिद्ध घृत या फिर बल्ला से सिद्ध क्षीर जो है, जैसे वो रसायन चिकित्सा में जैसे देने को बोला है, वैसे बल्ला तक सिद्ध क्षीर जो है ना वो अच्छा काम करते हुए देखने को मिलता है। बहुत सारी जो पेशेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस के हैं या फिर थायराइड के पेशेंट है, वो थायराइड्स के पेशेंट है, उनमें भी पिंपली शिरप जो बोला है वो पिंपली शिरपाक रसायन के तौर पे उनको बार बार देना पड़ता है, तभी ये पेशेंट जो है ना, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो पेशेंट है उसमें भी पिंपली शिरपाक जो है ना वो बार बार देने पड़ता है, तभी ये पेशेंट मेंटेन रहते हैं। मैं ये विधान नहीं करूंगा कि वो सब अच्छे हो जाते हैं, उनको मेंटेन रखना या फिर उनका जो है ट्रीटमेंट जो है वो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट दूर करना, स्टेरॉइड न लेने देना पड़ना या फिर मेथोट्रेक्सेट जैसे दवाई है वो लेने नहीं देने पड़ना, ये सब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अपने पास भी पेशेंट उतने दिन तक रहना चाहिए और उसने बेशक वश्य होना चाहिए और उसने सब कुछ सुनना चाहिए। ये अगर पॉसिबल अच्छा तरह से होते रहेगा तो ही ऑटोइम्यून डिजीज में काम जो है ना वो अच्छी तरह से देखने को मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम लोग पेशेंट को रिलीफ देने लगते हैं तो पेशेंट का एक बार विश्वास बैठता है तो पेशेंट ट्रीटमेंट अच्छी तरह से लेता है, 3-4 साल ऐसे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लेके उसके लक्षण उसका कम हो जाना वो हमको देखने को मिलता है। बहुत सारे आमवात या रूमेटिक आर्थराइटिस के पेशेंट जो है उनको वर्षा ऋतु में बस्ती देना बहुत जरूरी पड़ता है, मींस जो अगर दोष कम भी हो गए, लक्षण भी कम हुए रहेंगे तो भी हर साल में एक बार बस्ती कर्म करके लेंगे, मींस जैसे कि सेंडावदे तेल का अनुवसन बस्ती है और आस्नेरण्य मूलादि का निर्वह बस्ती है, ऐसा अगर करते रहेंगे तो उसके जो दोष है, मींस जो अगर 100% आमवात के जो दोष रहेंगे तो उसमें हम 85-90% तक उसमें सुधार जो है ना वो ला सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर उसका होते रहेगा, जैसे कि सौभाग्य शुंठी पाक है या ऐसी जो दवाई है अदरक खंड है, ऐसी दवाई है उसको रसायन तौर पे अगर हम लोग चालू रखेंगे तो भी पेशेंट जो है पेशेंट विदाउट पेन या फिर विदाउट एनी स्टेरॉइड और विदाउट एनी पेन किलर अच्छी तरह से मेंटेन रह सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पेशेंट ने स्टेरॉइड या कोई भी पेन किलर खाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो भी कुछ साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में लेने की वजह से जो तैयार होते हैं वो ज्यादा भयानक होते हैं। इसकी वजह से अगर आयुर्वेदिक दवाई लेते वक्त वो आयुर्वेदिक जो अदरक खंड पाक है या फिर सौभाग्य शुंठी पाक ऐसे दवाई लेते अगर पेशेंट मेंटेन रहेगा और थोड़े दिन वो भी बंद करके अगर पेशेंट मेंटेन रहेगा, अगर अपना परहेज करके लाइफस्टाइल मेंटेन करके, तो भी हम ये विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए, ना कि हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सब अच्छा कर सकते हैं या फिर एलोपैथी दवाई बुरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ऐसा कहना बिल्कुल मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोग पेशेंट को कैसा बेटरमेंट कैसा कर सकते हैं
उसके बारे में हम लोग सोच के ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में बोल सकते हैं। मेरा जो इसमें जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी कल्प मैंने द्रव्यगुण में यूज किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यही कल्प सब पेशेंट में यूजफुल हो सकते हैं। मैंने उसका आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करके मींस आयुर्वेदिक निदान जो है, जो आयुर्वेदिक निदान करके उसमें जो भी कुछ अच्छे दवाई है वो या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई है उसको यूज करके मैंने वो डिसाइड किया है कि ये द्रव्य उसमें यूज हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पे शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट मेरे भी बहुत टूट चुके हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास भी 100% रिजल्ट है या फिर बहुत सारे पेशेंट मैंने ट्रीट किए, लेकिन जो भी कुछ अच्छे हुए हैं उनका मैं एक्सपीरियंस और जो भी कुछ दवाई यूज की है जिसकी वजह से पेशेंट के लक्षण कम हुए या फिर पेशेंट का जो पेन कम हुआ है या फिर स्किन के लीजन कम हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि अगली केस है लुपस नेफ्राइटिस की। वो लुपस नेफ्राइटिस के पेशेंट के लक्षण भी आप देख सकते हैं कि मृदु ज्वर था, सर्वांग संधियों शूल था, उसके बाद में उसके पीरियड्स की भी प्रॉब्लम थे, थोड़े प्रोटीन यूरिन में डिटेक्टेड था और उसका लुपस नेफ्राइटिस डिटेक्टेड था, एपीएल उसका पॉजिटिव था। तो ये और हाइपरटेंशन उसको 1.5 साल से था और हाइपोथायरॉइडिज्म भी था। तो उसकी चिकित्सा में हम लोग संप्राप्ति देखने को जाएंगे तो चिंता जो है चिकन पॉक्स का हेतु था, आहार जन्य हेतु था और उसके बाद में उसको किडनी डिजीज तैयार हो गए थे। तो वैसी कंडीशन में हम लोग ने जो दवाई यूज की थी या फिर कल्प यूज किए थे उसमें जो मेरे किडनी पेशेंट में बहुत सारे किडनी पेशेंट में मैं यूज करता हूँ, वो एक विषादी विरेचन करके दवाई है, वो मैंने यूज किया है उस पेशेंट को और उसका फायदा भी उससे अच्छी तरह से देखने को मिला है। विषादी विरेचन तो दवाई है वो चरक कल्पस्थान में निशोत्तर कल्प में आई हुई है। उसकी फलश्रुति उसके कंटेंट आपको देखने मिल सकते हैं, निशोत्तर का कल्प है, लेकिन उसकी फलश्रुति अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा उसका कवरेज है। मूत्रकुचरे जरे वम्य कासे श्वासे भ्रमेक्षे तापे पांडु अमय अल्पे अग्नोशस्त नियंत्रयाशिना योगा सर्व विषाणाम च मता श्रेष्ठ विरेचने मूत्रजानाम च रोगानाम विधि नेदंत अवचारिता। मीन जो मूत्र के सब जो रोग है उसमें जो अगर विरेचन करना रहेगा तो विरेचन करने के लिए विषादी विरेचन जो है बहुत अच्छा है। और विषादी विरेचन के जो कंटेंट है उसका एक साथ करके हम लोग उसका गुट्टी वट्टी भी बना के रख सकते हैं और वो भी पेशेंट को नित्य विरेचन के लिए दे सकते हैं। वो विषादी विरेचन है, जैसे देख सकते हैं कि मूत्र का संबंध जो मेद और पित्त के साथ ज्यादा रहता है, तो ये जो संबंध है उसकी वजह से पित्त का जो चिकित्सा है विरेचन है, तो मूत्र विकार है, जैसे कि अभी जो केस बताने जा रहा हूँ मैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है या फिर सीआरएफ के पेशेंट है या फिर बहुत सारे जो पेशेंट जिनमें किडनी के प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रोजन कोल्ड एब्सेस किडनी में है, वैसे जो पेशेंट मेरे पास आ चुके हैं वैसे उनको सब में या यूरिन प्रोटीन ज्यादा जाता रहेगा, वैसे प्रोटीन यूरिया के पेशेंट है। ये सब पेशेंट में हमने ये जो अगर विषादी विरेचन जैसी जो कल्प है वो अगर कंटिन्यूस देते रहेंगे तो उसकी वजह से जो खराब पित्त जो है वो बाहर निकलते रहेगा, तो अपने आप ही पेशेंट के जो रक्त जो है रक्त सुधार होता है। और रक्त और मेद प्रसाद और रुक्को जो बोला है, तो अगर उसका रक्त का प्रसादन अच्छी तरह से होते रहेगा तो रुक्का का कंडीशन जो है ना अच्छा होने को देखने को मिलता है। बहुत सारे प्रोटीन के पेशेंट में, अल्ब्यूमिन के पेशेंट में, नेफ्राइटिस के पेशेंट में ये सब जो विषादी विरेचन है उसका काम बहुत अच्छा देखने को मिला है। ये केस जो मैंने अभी प्रेजेंट किया उसमें भी उसका काम बहुत अच्छा देखने को मिला है। पेशेंट अभी तक बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है, उसका क्रिएटिनिन वगैरह सब मेंटेन है। पस सेल्स या फिर अल्ब्यूमिन जाना है, प्रोटीन जाना वो भी बहुत कम हो चुका है, ऑलमोस्ट नील हो चुका है। तो रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे कंडीशन में विषादी विरेचन जो कल्प बताया है चरक महर्षि ने, उसका बहुत ही अच्छा काम देखने को मिलता है। उसके बाद में और एक दवाई जो है जो एलाद्यारिष्ट करके है, एला ये जो वनस्पति है वो एला वनस्पति का, जैसे एलादी ग्रुप मैंने ऊपर शेयर किया यहाँ हुआ, तो एला जो वनस्पति है ना वो एला वनस्पति सबसे इम्पोर्टेंट तो किडनी फेलियर के या फिर किडनी पे काम जो है उसका बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। उसके फलश्रुति में मूत्रकुशलता आई हुई है। अगर एलाद्यारिष्ट हम लोग देखेंगे तो एलाद्यारिष्ट के फलश्रुति में एलाद्यारिष्ट हंती विसर्पास्य मसूरिकाम रोमांतिकाम शीतपित्तम विस्फोटकम विश्वम जरम नाड़ीव्रणम व्रणम दुष्टम कासम श्वासम दारुणम भगंधरम उपदोष प्रमेय पीड़िका तथा। ये भैषज रत्नावली मसूरिका चिकित्सा के अध्याय में आया हुआ ये दवाई है एलाद्यारिष्ट। इसकी भी अगर फलश्रुति आप देखेंगे तो बहुत सारे जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो हम लोग जानते हैं तो वो सब में ये एलाद्यारिष्ट जो है ना काम करते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि इसका फलश्रुति भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। बेसिकली कैसा कि ये दवाई जो है मैं किडनी के सारे बहुत सारे पेशेंट में यूज करता हूँ, तो मुझे पता है कि ये देने के बाद पेशेंट के जो सुधारना लक्षण में सुधारना होती है, उसके बाद में रिपोर्ट में भी जीएफआर बढ़ने के लिए भी इसका जो है ना यूज अच्छा होता है। तो एलाद्यारिष्ट दवाई है। उसके बाद में आपको मैं भूनिम्बादी चूर्ण करके कुष्ठ चिकित्सा में आया हुआ,
उसकी परिस्थिति में कुष्ठ में प्रसुप्ति नाम परम स्यात् औषधम, जो ऐसे बोला है। तो जहाँ पे भी जो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है, न्यूरोपैथी है, वो जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है उसमें भी ये जो दवाई है कुष्ठ में प्रसुप्ति नाम परम स्यात् औषधम, ये अच्छा काम करते हुए देखने को मिलती है। आगे का जो दवाई है वो अमृतप्राश घृत है। जैसे मैंने ऊपर बोला कि जैसे अश्वगंधादि लेह जो वैद्यरत्नम का मिलता है वो यूज करते हैं बहुत सारे वातरक्त के पेशेंट में, वैसे ही अमृतप्राश घृत जो है वो अमृतप्राश घृत भी बहुत सारे पेशेंट में हमको यूज करने को मिलता है। उसके फलश्रुति में भी देखने के जाएंगे तो नष्ट शुक्र क्षत क्षीण दुर्बल व्याधि कर्षितान स्त्री प्रसक्तान कुशान वर्ण स्वर हीनाश्य गृहेत कास हिमा ज्वर श्वास दाह तृष्णास्त्र पितृत पुत्रदम छर्दी मूर्छा योनि मूत्र आमायापम, बहुत सारी जो कंडीशन हमको देखने को मिलती है ये अमृतप्राश घृत की, जिनको पहले कास हो चुका रहेगा, फिर क्षय संप्राप्ति हो चुकी रहेगी ना, तो उसमें ये जो दवाई है अमृतप्राश घृत, वो अमृतप्राश घृत अच्छी काम करने को मिलती है। जैसे बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसीज में जो इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से वर्ण हानि या फिर बल हानि हो जाती है, उसमें भी अमृतप्राश घृत देने के बाद, रसायन काल में अमृतप्राश घृत देने के बाद या फिर रसायन मात्रा में अमृतप्राश घृत सेवन करने के बाद अच्छा फायदा देखने को मिलता है। पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ के पेशेंट जो है ना मेंटेन रहने को देखने को मिलता है। और उसमें बाद में सर्पी गुड़ जो बताए हुए चरक चिकित्सा स्थान में शतक्षण चिकित्सा में, उसमें से तृतीय सर्पी गुड़ जो है वो धात्राद्य घृत करके हम लोग देख सकते हैं कि वाकबड़ चिकित्सा ने लिया हुआ है। तो धात्राद्य घृत भी है, उसका भी फलश्रुति अगर देखने जाएंगे तो उसमें भी रक्त पित्त है, कास है, अपस्मार उसमें आया हुआ है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे पेशेंट जो है जिसमें विस्मृति लक्षण बहुत पेशेंट में देखने को मिलता है, वैसे कंडीशन में भी तृतीय सर्पी गुड़ जो है ना वो या फिर धात्राद्य गुड़ जो वाकबड़ में आया हुआ है शतच चिकित्सा में, उसका काम जो है अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद में एक मुस्तादियापन बस्ती करके आया हुआ है। जैसे मैंने बोला कि ऊपर सोराटिक आर्थराइटिस जो पेशेंट है उसमें सोराटिक आर्थराइटिस के पेशेंट में मुस्तादियापन बस्ती और माउसरस डाल के अगर देते हैं तो उसमें सोराइसिस और आर्थराइटिस ये दोनों कंडीशन जो है ना वो अच्छी तरह से कंट्रोल में आने लगती है। उसके फलश्रुति में भी देखने जाएंगे तो वाताश्रुक मोह में अर्शो गुल्म विमूत्र मूत्र संग्रहण विषम ज्वर विसर्प वर्म आत्मान प्रवाहिका वंशन उरु कट्टी कुची मन्या स्त्रोत्र शिरोरुजा हन्यात अश्रुकदर उन्माद शोफ कासा अश्म कुंडलान चक्षुष्य पुत्रोदो राजा यापनाना रसायनम। ये जो राजयापन बस्ती जो बोला है उसको मुस्तादियापन बस्ती को, राजयापन बस्ती जो है वो बहुत सारी कंडीशन जो है जैसे कि श्रोजन सिंड्रोम है, सोराटिक आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, जीपी सिंड्रोम के कुछ पेशेंट है, क्रोन्स डिजीज है। इन सारों में हमको ये बस्ती जो देने के बाद पेशेंट के लक्षण में बहुत अच्छा फर्क देखने को मिलता है। मैं वापस आपको रिपीट करना चाहूंगा कि ये लक्षण के अनुसार पेशेंट ट्रीट होना बहुत अच्छा तरीके से देखने को मिलता है। पेशेंट पूरा अच्छा हो गया या फिर रसायन चिकित्सा उसने ले रहा है और मेंटेन है, ऐसा बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलता है अगर हम लोग कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो। लेकिन बार बार कैसे होता है, मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे पेशेंट कैसे होते हैं कि एक तो लंबी ट्रीटमेंट ऑटोइम्यून डिजीज की, ये लंबी ट्रीटमेंट होने की वजह से भी, और फिर कैसा होता है कि पेशेंट को ये सब चीजें जो है नॉर्मली शीरपाक लेना वगैरह ये सब अगर वो कर पाएगा, करना ही चाहिए उसने, लेकिन अगर वो कर पाता है तो उसका पेशेंट को हमको फर्क जो है ना वो अच्छी तरह से देखने को मिलता है। मैं यही आपको वापस ये बताना चाहूंगा कि ये सब जो कल्प है जो मैंने ऑटोइम्यून डिजीज में या फिर जो बोले हैं तो उसका आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करके ही मैंने यूज किया है। ऐसे बहुत सारे कल्प चरक चिकित्सा स्थान में या फिर वाकबड़ चिकित्सा स्थान में आ सकते हैं, आए भी है, तो उसका भी हम लोग यूज करके देख सकते हैं। ये नोट पे में मेरा अभी जो छोटा सा लेक्चर है मैं समाप्त करता हूँ। मेरे लेक्चर में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आए फोन की वजह से या फिर मैं आपको पहले से ज्वाइन नहीं कर पा, उसके लिए मैं क्षमस्व हूँ और आगे चल के मेरे से ऐसा भूल नहीं होगी, इसके लिए मैं चूक नहीं होगी, इसके बारे में मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद चिन्मय सर और धन्यवाद आप सभी को मेरा लेक्चर सुनने के लिए। नमस्ते।
चिन्मय सर, चिन्मय सर, त्यांचं काही प्रॉब्लेम दिसत नाही. जर कोणाला काही प्रश्न असतील किंवा काय कोणाला डिस्कस करायचं असेल तर आपण बोलू शकतो थोडा वेळ, म्हणजे तुम्हाला इच्छा असेल तर. सर ते मर्मगुटिकाच्या वेळेस पण आवाज थोडा क्रॅक झाला, ते सांगता का जरा? मर्मगुटिका ही जी कन्सेप्ट आहे ना, ऍक्च्युली वैद्य अनिल पानसे सर जे आहेत ना, तर त्यांच्या लेक्चर मध्ये मी ऐकली होती फार पूर्वी. वातवादीमध्ये किंवा बऱ्याचशा जे अवघड जे वातरक्ताचे पेशंट असतात, तर त्या केसेसमध्ये जिथे मर्माला आघात होतो किंवा मर्म हानी होते, तर त्या केसेसमध्ये मर्मगुटिका जी आहे ना ती वापरली जाते. वैद्यराज विलास नानल सर जे ताराचंद असताना सुद्धा बऱ्याचशा ज्या पाठीच्या मणक्याच्या विकृती आहेत, ज्याच्यामध्ये नंतर हातपाय लुळे पडतात किंवा दोन्ही हातामधला किंवा पायामधला जे हे म्हणजे पक्षाघातासारखे पेशंट आहेत, तर त्या केसेसमध्ये मर्मगुटिका किंवा मर्म कशा नावाचं औषध जे आहे ना, ते बऱ्याच पेशंटला युज करायचे आणि त्याचा खूप चांगला फायदा, म्हणजे ते लावण्यासाठी सुद्धा आणि पोटातनं घेण्यासाठी सुद्धा खूप चांगला उपयोग दिसतो. मी सुद्धा खूप साऱ्या पेशंट मध्ये की ज्यांना शंकक प्रदेशी आघात आहे, त्याच्यानंतर दृष्टीमध्ये नाश झालेला आहे किंवा कुकुंदर आणि कटिक तरुण हे जे मर्म आहेत, या मर्मांवरती आघात झाल्यामुळे पाठीच्या मणक्याच्या विकृती आलेल्या असतील, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा याचा वापर जो आहे मर्मगुटिकेचा बाहेरून लावण्यासाठी आणि अभ्यंतर उपयोगासाठी मी करतो. साऊथच्या कंपनीचे अवेलेबल राहतात काही कशा आणि मर्मगुटी? हा, दोन्ही AVP चे अवेलेबल आहेत. ओके सर. तर तुमच्या थायरॉइड केसेस विषयीचा एखादा अनुभव शेअर करणार सर? काय मॅडम? तर थायरॉइड केसेस विषयीचा हल्ली खूप पेशंट राहतात, त्याचा अनुभव एखादा तुमचा असेल तर शेअर करा. म्हणजे तुमचा अनुभव म्हणजे काय पेशंट? मी मगाशी आता ते म्हणजे ऑटोइम्युन थायरॉइडायटिसची केस जी रिप्रेझेंट केली ना, तर ते बऱ्यापैकी कसं होतं की आपल्याकडे थायरॉइडचा पेशंट आल्यानंतर त्याचं आपलं निदान काय जे आहे ना, तर ते आधी व्हायला पाहिजे. म्हणजे बऱ्याचशा पेशंटचं निदान जे आहे ना, ते पांडू किंवा वातव्याधी अशा स्वरूपाचंच असतंय. तर त्याच्यामुळे ते पांडू किंवा वातव्याधी धरूनच आपण ट्रीटमेंट आहे ना ती करायला पाहिजे. किंवा बऱ्याचशा लेडीज मध्ये वगैरे जे आहेत ना, ते रसा संबंधित लक्षणं जी आहेत ना, ती रसधातू संबंधित लक्षणं जी आहेत ना, ती खूप स्ट्रॉंग दिसतात. तर त्यावेळेस त्या चिकित्सेमध्ये म्हणजे मुस्तादिगन जे मलपाचन म्हणजे मुस्तादिगन जो सांगितलाय ते मलपाचन सांगितलेला तो, तर त्या मलपाचनाचा उपयोग जो आहे ना, म्हणजे रसाचा मल जो सांगितलाय तो कफ किंवा जे काय सगळे बाकीचे कफपित्त केशू प्रस्वेदो नको रोमच वगैरे हे जी सगळी विकृती थायरॉइडमध्ये म्हणजे केस गळणं किंवा घाम अति प्रमाणात येणं किंवा घामच नाही येणं वगैरे, तर अशा सगळ्या विकृतीमध्ये ना मुस्तादिगनाचा उपयोग जो ना तो खूप चांगला आहे. आणि त्याच्यासोबत बाकीचे औषधं जे आहेत त्या पांडू मधले जे काय पथ्याघृत म्हणून मग अशी मी सांगितलं, म्हणजे पथ्यावृंताचं जे सांगितलेलं घृत आहे, तर त्या पथ्याघृताचा एक उपयोग खूप चांगला आहे. आणि त्याच्यासोबत ताप्यातील लोह अशी जी कंडिशन आहेत ना, त्या कंडिशन मध्ये या औषधांचा उपयोग मी जास्त करतो आणि त्यांचा उपयोग सुद्धा आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने दिसतो. कसं होतं, पहिल्यांदा लक्षणं कमी येणं जे आहे ना हे खूप गरजेचं आहे. लक्षणं कमी आल्यानंतर पेशंटचे रिपोर्ट जे आहेत ना, तर ते कमी आणण्यासाठी आपण काहीतरी प्रयत्न नक्की करू शकतो. आणि त्या प्रयत्नांमध्ये सुवर्णयुक्त सारस्वत अरिष्ट हे अतिशय उपयुक्त औषध आहे. कारण बऱ्याचशा लोकांमध्ये आता आपल्याला आहे ना या धावत्या याच्यामध्ये जीवनामध्ये चिंता हा फॅक्टर किंवा स्ट्रेस हा फॅक्टर खूप स्ट्रॉंगली बघायला मिळतो. त्यामुळे महाकल्याण घृत किंवा रक्त कल्याण घृत आणि सुवर्णयुक्त सारस्वत अरिष्ट हे बऱ्याचशा पेशंट मध्ये वापरल्यानंतर थायरॉइडची लक्षणं जी आहेत ना ते आपल्याला कमी येताना दिसतात. आणि त्याच्यासोबत थायरॉइडचे रिपोर्ट जे आहेत ना
ते पण आपल्याला कमी येताना दिसतात. बऱ्याचशा पेशंटमध्ये तुम्ही हा जो विचार आहे ना, हा स्ट्रेस फॅक्टरचा विचार जो ना, तो अगदी नक्की करा आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला रिझल्ट सुद्धा त्याच्यामध्ये मिळतील. हो सर, आणि बऱ्याचशा वेळेला पेशंटला स्वतःलाच म्हणजे माहित नसतं की त्याला एवढं स्ट्रेसमुळे झालेलं, म्हणजे पेशंट कबूल पण होत नसतो की म्हणजे असं वरवर दाखवतो की नाहीये स्ट्रेस म्हणून, म्हणजे कुठेतरी त्याची लाईफस्टाईल कशी आहे किंवा त्याच्या घरातली कंडिशन कशी आहे आणि मग तो कसा वागतोय इतरांशी वगैरे, ह्या गोष्टी सुद्धा बघितल्या ना की आपल्याला ते समजू शकतं की बाबा तो कितपत म्हणजे त्याचं ह्या सगळ्या गोष्टी स्ट्रेस कितपत आहे किंवा तो कितपत मानसिकदृष्ट्या आहे सक्षम आहे. बऱ्याचशा पेशंटमध्ये वगैरे तर तुम्ही अँझायटी वगैरेचा विचार करताना ना, लक्ष्मीविलास सारखं औषध जे आहे ना ते पण खूप चांगलं काम करतं. अँझायटी लक्ष्मीविलासनी खूप चांगल्या पद्धतीने कमी येते, तर त्यामुळे नुसतं लक्ष्मीविलास जरी दिला ना तरी पेशंट बराचसा फरक पडतो. मनमता अभ्ररस म्हणून एक असंच औषध आहे. मगाच्या लेक्चरमध्ये माझा एक मुद्दा सांगायचा राहिला की हे द्रव्यगुण कल्प जशी उपयोगाचे आहेत ना, तसेच काही म्हणजे आपली धातू जे आहेत ना, तर त्यांचा पण उपयोग खूप चांगला आहे ऑटोइम्युन डिसऑर्डर मध्ये. स्पेशली शिलाजीत आणि सुवर्णमाक्षी यांचा वापर जो आहे ना तो खूप चांगला आहे, तर त्यांचा उपयोग सुद्धा आपण करून घ्यायला पाहिजे. आता लेक्चर फक्त द्रव्यगुणाशी संबंधितच होता, त्याच्यामुळे मी जास्त भस्मांचा किंवा इतर गोष्टींचा उल्लेख केला नाही रसौषधींचा. थायरॉइडच्या केसेसमध्ये सुवर्णमाक्षिक आणि शिलाजीत आणि इतर सुद्धा म्हणजे इव्हन आपले मल्टिपल स्क्लेरोसिसच्या पेशंटमध्ये सुद्धा सुवर्णमाक्षिक आणि अल्सरेटिव्ह कोलायटिसच्या पेशंटमध्ये सुद्धा सुवर्णमाक्षिक आणि जसत यांचा उपयोग खूप चांगला होतो. इतर आपल्या ज्या औषधी म्हणजे द्रव्यगुणाचे कल्प जे आहेत त्यांच्यासोबत ते वापरलं ना तर फरक चांगला दिसतो पेशंटला. मुस्तादी किंवा गुडच्या जे वापरते ते डायरेक्ट काढे करून आपण ते द्यायचे का? म्हणजे मुस्तादी गण का? हा, मुस्तादी गण किंवा गुडच्या दिगण पण तुम्ही बराच म्हणजे वापरलेला आहे ना याच्यामध्ये? मी बराच वापरतो बऱ्याच पेशंट मध्ये, कारण जे वैद्यराज मामाशास्त्री गोखले होते ना त्यांच्या याच्यामध्ये तर त्यांनी मामा गोखल्यांनी तर बऱ्याच पेशंट मध्ये गुडाचे दिगण जो आहे तो दिलेला आहे पेशंटला. तर तिथले ते सगळे रेफरन्स काढून बघितले ना तर बऱ्याचशा ज्या ठिकाणी विसर्पनशील संप्राप्ती आहे आणि रक्ताचा इन्व्हॉल्वमेंट जास्त आहे रक्तधातूची, तर त्या ठिकाणी सरांनी गुडच्या दिगण जो आहे ना तो भरपूर वापरलेला आहे. तर त्याच्यामुळे थायरॉइड सारख्या पेशंट मध्ये सुद्धा गुडच्या दिगण जो आहे ना तर त्याचा गुडच्यादी कशा आहे, जर कपानुबंध असेल तर गुडच्यादी कशा आहे किंवा पित्तानुबंध असेल तर गुडच्यादी घृत म्हणजे त्याच तयार करून वापरलेलं आहे. किंवा गुडच्यादी अर्क सुद्धा मी बऱ्याच पेशंट मध्ये वापरतो, पोटाच्या केसेसमध्ये किंवा ज्यांना रक्ताचा त्रास आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा गुडच्यादी अर्क वापरतो. आणि मुस्तादिगण आणि गुडच्यादिगण ह्याच्या टॅबलेट डायरेक्ट तुम्हाला मिळतात मॅडम. हो का? ओके. ऋषिकेश मेत्रे सर म्हणून आहेत आमचे एक मोठे सिरियस वैद्य आहेत ऋषिकेश मेत्रे सर. तर ते ह्या टॅबलेट बऱ्यापैकी तयार करतात, वर्षादिगण, हरिद्रादिगण किंवा मुस्तादिगण, गुडच्यादिगण, तर त्यांच्याकडे ह्या टॅबलेट मिळतात. ओके. सर थायरॉइड केसेस मध्ये सर साधारणपणे किती कालावधीपर्यंत ट्रीटमेंट म्हणजे हे केली जाते, म्हणजे की समज सिम्पटम्स कमी होतील पण तरी पण म्हणजे तुमच्या अनुभवानुसार? मला तर वाटतं कमीत कमी 7 ते 8 महिने ट्रीटमेंट कंटिन्यूस द्यायला पाहिजे. बरेचसे आता हे थायरॉइडायटिस वगैरे जे पेशंट होते त्याच्यामध्ये जवळजवळ 10 महिने पेशंटनी औषध घेतलेली. तर तसं तुम्ही पेशंटला 7 ते 8 महिने सांगूनच ट्रीटमेंट करायला पाहिजे. म्हणजे लक्षणं एकदा कमी यायला लागली ना की त्याच्यानंतर मग रिपोर्ट करणं जे आहे ते नंतरची गोष्ट आहे, पण लक्षणं तर पहिल्यांदा कमी यायला पाहिजे. तुमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स तुम्ही सर शेअर करणार, कारण की तुमचं तर प्रेझेंटेशन आम्ही बघितलं नंतर आम्हाला काय क्वेश्चन आयडी तर मग मी कॉन्टॅक्ट तुमचं म्हणजे मेल आयडी किंवा शेअर करतो मॅडम. मी चिन्मय सर ना त्यांच्यावर शेअर करतो मी. चालेल. ओके. ओके. चिन्मय सर, आता मी मीटिंग करतो. बोला. की तुम्ही तसं चालीसा जे सांगितलं तसं सितोपलादीचं पण केलेलं आहे का, म्हणजे वापर असं म्हणजे कुठल्या वेगळ्या असं म्हणजे की जसं म्हणजे जी केस सांगितली ना
IBS किंवा अल्सरेटिव्ह कोलायटिस मध्ये तालीसादी वटक जो आहे ना त्याचा उपयोग चांगला आहे. सितोप्लादी चूर्ण जे आहे ना ते सितोप्लादी चूर्ण जरा जास्त हाय लेवलचं औषध आहे. सितोप्लादी मधलं जे वंशरोचन आहे ना ते असं बांबूच्या आतमध्ये तयार होणार आहे, म्हणजे बांबूच्या कळकाम आतमध्ये तयार होते. त्यामुळे एपिथेलियल सेलच्या विकृती ज्याच्यामध्ये तयार होतात ना त्याच्यामध्ये सितोप्लादी चूर्ण जे आहे ना ते खूप चांगलं काम करतं. जनरली तोंडाचे वगैरे आजार असतील ना किंवा ज्याच्यामध्ये एपिथेलियल सेल्स खराब होतात, एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा वगैरे असेल ना तर अशा कंडिशन मध्ये सितोप्लादी चूर्ण जे आहे ना ते जास्त चांगलं काम करतं. तालीसादी जे आहे ना ते तालीसादी हे उत्तम कपग्न आहे आणि पुतीपुयनाशक आहे. तर त्याच्यामुळे ग्रहणीमधलं खराब पित्त सुद्धा जे आहे ना ते कमी करण्याचं काम जे आहे ना तालीस पत्राने होतं. तर तालीसादी चूर्ण जे आहे ना ते ग्रहणीमध्ये यक्ष्मामध्ये पण आलेलं आहे. तर तिथे पण त्याचं तेच काम आहे की पुतीपुयग्न म्हणजे जो खराब कप आहे, खराब वासाचा कप तयार होणं तो नाश करणं आणि त्याच्यासोबत बल देणं, अवयवाला बल देणं हे काम होतं. सितोप्लादी त्याच्यापेक्षा जास्त स्ट्रॉंग औषध आहे. तर त्याच्यामुळे मला वाटतं की तालीसादी हे फक्त ग्रहणी आणि जिथे म्हणजे पुतिता उत्पन्न होते म्हणजे खराब वास उत्पन्न होते त्या ठिकाणीच चांगलं काम करेल. सितोप्लादी त्याच्या पुढे जाऊन सुद्धा अगदी सितोप्लादीच्या फलश्रुतीमध्ये शारंगाने रक्तपित्त पण घेतलेलं आहे. त्यामुळे बऱ्याचशा कार्सिनोमाच्या केसेसमध्ये सुद्धा सितोप्लादी चांगलं काम करताना दिसतं. तालीसाई पण तसा उष्ण कल्प आहे म्हणजे वापरताना थोडा म्हणजे अगदीच काय म्हणजे सरळ हाताने वापरता नाही येणार ना, म्हणजे असं हा नाही तर तालीसादी तसा सरळ हाताने वापरता येणारच नाही ना. म्हणून तर म्हटलं की जिथे कफाटत्व आहे म्हणजे त्याची तालीसादी वटकची परिस्थिती तुम्ही बघितलं ना तर वातश्लेष्मा आमयान असं त्यांनी सुरुवातीला म्हटलंय. म्हणजे वात कफ संप्राप्ती जिथे तयार होते ना तिथेच तुम्ही तो पहिल्यांदा वापरायला पाहिजे. IBS सारखे जे आजार असतात ना त्याच्यामध्ये वात कफ संप्राप्तीच पहिल्यांदा सुरू होते आणि त्याच्यानंतर मग जसं पित्त इन्व्हॉल्व्ह व्हायला लागतं तसं मग ते अल्सरकडे जातं किंवा तुम्हाला ते रक्त पडणार दिसायला लागतं. तर सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये तालीसादी वटक चांगला काम करतो आणि नंतरच्या अवस्थेमध्ये नागराद्य चूर्ण जे आलंय पित्तज ग्रहणीमध्ये तर त्या नागराद्य चूर्णाचा चंदनाद्य घृताबरोबर वापर केला तर चांगला उपयोग दिसतो. ओके. असं वासाचा पण तुम्ही उपयोग सांगा, पण वासाचं खूप कडू राहतो मग त्याचं म्हणजे काय ते घृत म्हणजे असं ते काय म्हणजे कॉम्बिनेशन मध्ये वासाघृत मध टाकून किंवा खडीसाखर टाकून देऊ शकतो ना पेशंटला, तसा काही इश्यू येत नाही तसं घेण्यासाठी. ओके सर, छान झालं सर, थँक्यू. चिन्मय सर, आता मी लिव्ह करतो मीटिंग. थँक्यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी आणि सॉरी जो काही डिस्टर्बन्स झाला त्याच्याबद्दल. थँक्यू आणि नमस्कार. थँक्यू सर.